दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आज हम पाचन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमने संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करने के साथ ही जो एग्जाम में अभी तक प्रश्न में क्वेश्चन आए हैं और हमने देखा कि 2020 और 2021 में किस प्रकार हमारा एग्जाम यूनिट 7 से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, जहां पर आपने देखा कि 9 से लगभग 10 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कल ही मैंने दोस्तों आपको बताया था कि वर्ष 2021 में पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव शरीर में कहां से निकलता है। आइए इस संपूर्ण व्याख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं कि मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है और किस प्रकार संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में होती है। दोस्तों, अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन आखिर क्यों होता है। देखिए, जिस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि हमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में मिलती है। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी चीज़ का भोजन करेंगे तो भोजन का अंतिम जो उत्पाद होगा वो ग्लूकोज होगा। क्या होगा दोस्तों? अंतिम उत्पाद ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। पाचन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पाचन एक कैसी क्रिया है? पाचन एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी क्रिया दोस्तों? यह एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। इसे हम इंग्लिश में फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कहने का रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भौतिक के बारे में, तो जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोज्य पदार्थ को मुख में लेते हैं, तो भोज्य पदार्थ हमारे मुख में आने के पश्चात दांतों के द्वारा इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? दांतों के द्वारा इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। तो जब दांत जो है ये भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, यह प्रक्रिया भोजन की भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस के बारे में, तो केमिकल क्या है कि हमारे मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो बहुत जल्दी पाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। इसीलिए यह प्रक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है? रासायनिक। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे कि पाचन क्या है, तो पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो भौतिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो दांत हैं उसने भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। और केमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन में विभिन्न रूप से प्रक्रिया स्थापित करते हैं। इसीलिए पाचन को भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा एग्जाम है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, अगर हम पाचन की बात करते हैं तो आज हमें चर्चा करना है कि पाचन का जो तंत्र है, ये पाचन तंत्र में मानव शरीर के कौन कौन से हिस्से जो है भाग लेते हैं। देखिए, अगर हम पाचन तंत्र की दोस्तों बात करते हैं तो पाचन तंत्र में ऐसे कौन कौन से अवयव हैं या अंग हैं जो भाग लेते हैं। क्या करते हैं? जो भाग लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन में जो भाग लेता है वह है मुख गुहा। इसे हम इंग्लिश में ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। जब दोस्तों हम मुख गुहा की बात करते हैं तो मुख गुहा में दो चीजें भाग लेती हैं। पहले तो मानव शरीर की लार ग्रंथियां भाग लेती हैं। क्या भाग लेती हैं? मानव शरीर की लार ग्रंथियां भाग लेती हैं और मुख गुहा में ही स्थित होते हैं दांत। क्या स्थित होते हैं? दांत स्थित होते हैं। तो लार ग्रंथियां और दांत दोनों ही आपके इसमें भाग लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, जैसे हम भोजन को मुख में लेते हैं वैसे ही जो दूसरा प्रोसेस है यहाँ पर है ग्रास नली, जिसे हम इंग्लिश में ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस कुल एक मिलाकर पाइप है, क्योंकि ये हमारे मुख से जुड़ा हुआ है और यहाँ से नीचे भोजन की तरफ जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रास नली के माध्यम से भोजन जो है मुख से नीचे की तरफ तो जाता है, पर ये पाचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। आप कहोगे सर कैसे भाग नहीं लेता? जाता तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक माध्यम है, ये केवल ले जाने का काम करता है, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। इसीलिए इसे हम पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं मानते। भाग जरूर लेता है पर यह पाचन तंत्र का दोस्तों हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। किसका हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का यह हिस्सा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा जब हमारा भोजन मुख में था
अब ईसोफेगस या ग्रास नली के माध्यम से नीचे की तरफ गया तो नीचे मिलेगा आपका अमाशय। क्या मिलेगा दोस्तों? अमाशय मिलेगा, जिसे हम आम भाषा में पेट कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय में क्या होगा दोस्तों, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें मिलेगा जठर रस में। किस में मिलेगा? जठर रस में। और जो जठर रस है इसी में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हमारे पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, आगे चलकर हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यहीं पर दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहले का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है दोस्तों रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। इसके बारे में भी हम क्रमबद्ध रूप से चर्चा करेंगे, अभी केवल आप इतना जान लीजिए। चौथे हिस्से की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया। अमाशय के पश्चात अब याद रखिएगा, जो पाचन जो भोजन जाएगा आपके जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। क्या होगा? भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। पर याद रखिएगा, अमाशय से छोटी आंत में जब भोजन जाता है, इससे पहले भी दो प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो लीवर की भूमिका है और दूसरी भूमिका है अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियाज के नाम से चर्चा करेंगे। तो उस पर भी हम आपको बताएंगे। अभी केवल अभी हम आपको अंग बता रहे हैं। मुख गुहा हो गया, ग्रास नली भाग लेता तो है पर इसका कोई हिस्सा पाचन तंत्र में नहीं है, तो ग्रास नली को हम पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं मानते। फिर भोजन जाता है अमाशय में। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। उसके पश्चात भोजन जाता है छोटी आंत में, जहां पर छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके पश्चात भोजन जाता है बड़ी आंत में। कहा जाता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन के संपूर्ण जो भोजन है उससे संपूर्ण रूप से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और जल का अवशोषण होने के पश्चात छोटी आंत से जो भोजन है वो छोटी आंत के रेक्टम वाले भाग से वहां से निकल जाता है, एनस वाले हिस्से से। रेक्टम का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे एनस बोलते हैं। वहां से जो हमारा जो मल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये संपूर्ण पाचन का हिस्सा चलता है। पहला मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये हमने आपको एक रफली आइडिया बता दिया कि जिससे कि आपको समझ में जाए कि पाचन जब हम करते हैं या भोजन मुख में रखते हैं तो भोजन जो है कितने प्रकार के हिस्सों से नीचे तरफ या पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो पहला क्या है? मुख गुहा। आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज मुख गुहा के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र बनाने का सबसे बड़ा जो रीजन था हमारे लिए वो ये था कि आप थोड़ा सा इसको समझ पाए। देखिए, ये आपका मुख हो गया जहां से आप भोजन को मुंह में लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम मुख गुहा की बात करते हैं तो मुख गुहा में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कुल कितनी ग्रंथियां होती हैं दोस्तों? ये होती हैं आपकी कुल मिलाकर 6। क्या होती हैं? 6 होती हैं। पर ये जोड़ी में पाई जाती हैं। जोड़ा होता है, दो दो का जोड़ा होता है। तो जोड़ी में कभी आपसे पूछे तो 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। कितनी? 3 जोड़ी आपकी लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। पर कभी जोड़ी ना पूछा तो याद रखिएगा 6 होती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पेयर में लिखा है 3 जोड़ी, मतलब दो दो का यहाँ पर जोड़ा है। कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले का नाम है पेरियोटेड ग्लैंड। लिखा हुआ है इंग्लिश में पेरियोटेड ग्लैंड। देखो दोस्तों, पेरियोटेड ग्लैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ग्लैंड है मानव में भी पाई जाती है और आपके जो स्नेक होते हैं, मतलब जो सर्प होते हैं, उसमें भी पाई जाती है। यही ग्लैंड में जो सर्प होता है, इस सर्प में जहर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस सर्प में यहाँ पर जहर पाया जाता है। तो जो सांप होता है ना, सांप जब किसी को काटता है तो जो सांप के द्वारा जहर व्यक्ति के शरीर में छोड़ा जाता है वो आपके पेरियोटेड ग्लैंड के माध्यम से छोड़ा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर ये ग्रंथि सर्प में होती है तो वहाँ पे जहर का काम करती है, मानव में होती है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालती है। इसके पश्चात मानव की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मानव में कई बार यहाँ पर सूजन आ जाती है ना। कान में आप देखेंगे, गाल में बहुत बड़ी, यहाँ पे कान के जस्ट नीचे से पूरे इस गाल में सूजन आ जाती है। तो एक छोटी सी पट्टी आया करती थी, अगर आपको याद होगा, व्हाइट कलर की रहती थी। इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने बने रहते थे ब्लैक ब्लैक कलर के। उसको 3-4 दिन हम चिपकाते थे जिससे वो ठीक हो जाती थी। उसे हम क्या बोलते थे? ममल्स बोलते थे, है ना। या आप इंग्लिश में ममल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको गलसुआ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गलसुआ। तो कभी आपसे पूछे ना कि गलसुआ नामक बीमारी कहाँ होती है, तो गलसुआ नामक बीमारी भी यही होती है आपकी। ठीक है, तो इस पट्टी को लगा लेते थे, ठीक हो जाती थी। 1-2 रुपए की पट्टी आया करती थी गाँव में। तो इससे जो है गलसुआ नामक जो बीमारी गाल में हो जाती थी, 4-5 दिनों में ठीक हो जाती थी। दूसरी जो आपकी ग्लैंड याद रखना है वो आपके है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। कौन सी है? सबमेंडिबुलर ग्लैंड। और जो तीसरी है वो है आपके सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इस प्रकार
मानव का जो मुख है उस मुख में कुल कितने प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं? तो मानव के मुख में यहाँ पर आपको 6 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 6 ग्रंथियां पाई जाती हैं और जोड़ी में 3 हो गई, है ना। जोड़ी में कितनी हो गई? जोड़ी में 3 हो गई। और कुल कितनी है? कुल यहाँ पर 6 है। तो अब आपको याद रखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जोड़ी में पूछेगा 3 और वैसे पूछेगा तो 6। याद रखेंगे इस बात को। चलिए दोस्तों, अगर हम लार ग्रंथियों की बात कर लेते हैं तो लार ग्रंथियां हमारे मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं जो पाचन में मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमारी लार ग्रंथियां हैं जो पाचन में मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं, उन हम लार ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये लार ग्रंथियां कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं। तो लार ग्रंथियां हो गई आपकी पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सबमैंडिबुलर हो गई और सबलिंगुअल हो गई। ये 3 हो गई, 3 जोड़ी में है और कुल मिलाकर 6 हो गई। अब इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकाले जाते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये एंजाइम का योगदान क्या है। देखिए, हम जब भोजन को मुख में लेते हैं तो भोजन अगर एंजाइम हमारे मुख में नहीं पाया जाएगा या आमाशय के द्वारा नहीं निकाला जाएगा, पेनक्रियाज के द्वारा नहीं निकाले जाएंगे एंजाइम, तो हमारा जो भोजन है बहुत लेट पचेगा। इतना लेट पचेगा कि हो सकता है अगर भोजन पेट में गया तो वहाँ उसको 5-6 घंटे लग जाए और 4-5-6 घंटे के पश्चात भोजन सड़ने लग जाएगा। हमारी अंदर ही अंदर हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका आपस में विघटन होने लग जाएगा, वो डिकम्पोज होने लग जाएंगे। इसीलिए एंजाइम ने क्या किया कि एंजाइम जो है आपके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है कि जो प्रोसेस 10-12 घंटे में होगी वो एंजाइम जो है उसी प्रोसेस को 3 से 4 घंटे में कर देगा, जिससे भोजन भी नहीं सड़ेगा और पाचन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम का काम क्या है कि एंजाइम किसी चीज़ को फास्ट करता है, तीव्र करता है। अब देखिए एंजाइम की हम बात करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, एंजाइम का नाम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन नामक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, कौन सा एंजाइम दोस्तों? टाइलिन नामक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। दूसरे दोस्तों अगर एंजाइम की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम। और तीसरे एंजाइम की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आपके म्यूलिन। क्या नाम है दोस्तों? म्यूलिन। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? म्यूलिन एंजाइम है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। जो आपका टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम का बहुत बड़ा योगदान किसमें है कि ये मानव शरीर में क्या करता है, किसका पाचन करता है? ये जैसे आप भोजन करेंगे तो जो भोजन में आपके स्टार्च होता है, इस स्टार्च का पाचन कौन करता है? इस स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम। अर्थात जो हमने भोजन में लिया उस भोजन में जितना भी स्टार्च होगा उस स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात उसको पचाने का काम करेगा आपके टाइलिन वाला हिस्सा। दूसरा रीजन समझिएगा, दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्यों करता है? देखिए, भगवान को भी पता था कि जो छोटा सा बच्चा है, ये छोटा बच्चा कुछ भी खा लेगा, कुछ भी मान मिट्टी खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। अब अगर ये सब चीज़ें पेट के अंदर चली जाएंगी तो ये क्या है? हानिकारक चीज़ें उत्पन्न कर देंगी। इसीलिए क्या हुआ, जैसे ही आपने भोजन ऐसे ऊटपटांग छोटा सा बच्चा कुछ भी खा लेता है, मिट्टी मान लीजिए खा लीजिए, तो मिट्टी अगर उसने खा लिया है तो ये लार ग्रंथियों के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ा जाएगा और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा। तो पहले का काम क्या है? स्टार्च। स्टार्च इसका पाचन कर रहा है, स्टार्च। टाइलिन क्या है? टाइलिन जो है उसके द्वारा स्टार्च का पाचन हो रहा है, जो पहली प्रोसेस हमने बताई। दूसरा अगर हम बात करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर रहा है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है। और तीसरा क्या है? म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये भोजन को चिपचिपा क्यों बना रहा है? उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर भोजन मुख में है और अगर उसको ईसोफेगस से भेजना है, ग्रास नली से भेजना है, तो कहीं ना कहीं भोजन को क्या करना चाहिए? भोजन को तरल बनाना चाहिए। और भोजन को तरल बनाने के लिए अर्थात लुगदी नुमा संरचना बनाने के लिए हमें म्यूकस उसमें छोड़ना पड़ेगा। तो म्यूलिन जो है भोजन को क्या करता है? म्यूलिन नामक एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, तो पहला क्या है? टाइलिन। टाइलिन क्या कर रहा है? स्टार्च का पाचन। लाइसोजाइम क्या कर रहा है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर रहा है। और म्यूलिन क्या कर रहा है? म्यूलिन जो है भोजन को चिपचिपा बना रहा है। ये 3 एंजाइम आपको याद होंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आप मध्य प्रदेश की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश की बहुत सारी किताबों में एक फैक्ट और लिखा रहता है। क्या? माल्टेज एंजाइम। मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप जब केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर की जब किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको उसमें माल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि माल्टेज आपको जाकर अंततः छोटी आंत में मिलेगा।
पर बहुत सारी किताबें जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि माल्टेज भी यहाँ होगा। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि वैसे यहाँ प्रॉपर 3 एंजाइम मिलते हैं। पहले का नाम है टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूलिन। पर हो सकता है कल आप ये किताब पढ़ें और आपको लगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी किताबों में माल्टेज भी लिखा रहता है, पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी सटीकता हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है छोटी आंत में, है ना, और छोटी आंत ही उसका ऑथेंटिक आंसर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 3 प्रकार के एंजाइम की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को आई थिंक ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको आराम से चीज़ों को समझना है। तो टाइलिन के बारे में चर्चा कर ली, लाइसोजाइम के बारे में चर्चा कर ली, म्यूलिन के बारे में चर्चा कर ली हमने। ये 3 प्रमुख रूप से एंजाइम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा दांत के बारे में, क्योंकि हमने जब भोजन को मुख में रखा तो दांत के द्वारा क्या किया गया, भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया। तो अब हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो दांत के बारे में चर्चा करना है। दांत मतलब टीथ जिसे आप बोलते हैं, है ना। देखिए, ये आप लोगों को दिख रहे हैं दांत, है ना। आपको अपने ही दांत देखना है, किसी और का नहीं देखना। अपने ही दांत को आप देख लीजिए। आप तस्वीर में देखेंगे तो आपके पास भी वही दांत है जो मेरे पास भी होंगे। हो सकता है कि आप में से 1-2 दांत आपके पास ना हो जो मेरे पास हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये दांत की एक संरचना है ना। देखिए दोस्तों, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। हम टीथ के बारे में चर्चा करेंगे, दांत के बारे में चर्चा करेंगे कि दांत क्या होते हैं। इसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं ना। दांत की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहले का नाम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आपको इसमें क्या है दिखा दें। देखिए, ये लिखा है इंसीजर, ये लिखा है कैनाइन, ये लिखा है मोलर और ये लिखा है प्रीमोलर। 4 आपको दिख रहे हैं। 4 प्रकार हो गए दांत के, टीथ के। कितने प्रकार हो गए? 4। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इंग्लिश में हम आप ये चर्चा करेंगे क्योंकि हिंदी बहुत कठिन नाम हो जाता है। जैसे वर्णक होता है, चवर्णक हो जाते हैं, तो रदनक हो जाता है, कृदनक हो जाते हैं। तो हिंदी में आपको थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ये आप बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई कठिन बात नहीं है, इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं ना। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। ये आपको 4 याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 4 से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा दांत मानव में नहीं पाया जाता। आप चारों के नाम याद होना चाहिए। इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है। इंसाइजर है, कैनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखिए, जैसे आप एमपीपीएससी का एग्जाम दोगे ना, तो एमपीपीएससी के एग्जाम में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है ना। तो याद रखिएगा, ये प्री पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्री पहले आ जाएगा, क्योंकि प्री का एग्जाम पहले होता है, मेंस बाद में होगा। तो याद करने का क्या तरीका है, जब हम दांत आपको पढ़ाएंगे ना, तो उसमें प्री पहले आएगा, मोलर बाद में आएगा। प्री पहले आता है, प्री का एग्जाम पहले होता है, तो प्री मोलर पहले आएंगे और मोलर बाद में आएगा। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 आपको याद हो गए होंगे। तो 4 हमने यहाँ पर दांतों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें दांतों की संरचना को समझना है। तो आइए हम बेसिक से दांतों की संरचना को समझ लेते हैं। देखिए, ये आप दांत समझ गए। कितने दांत हो गए? 4 दांत हो गए। यहां पर आप समझिए 1 2 3 4। इन दांतों को हम बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर के नाम से इनको जानते हैं। ये आपके जो फ्रंट के दांत है ना 4, ये देखिए फ्रंट के दांत दिख रहे हैं आपको 4, यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे होंगे। ये जो दांत हैं इनको हम इंसीजर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इंसीजर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये 4 हो गए, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इंसीजर। तो इंसीजर में कितने दांत हो गए? इंसीजर में 4 दांत हो गए। अब देखिए, इसके पश्चात जो यहाँ का जो दांत होगा ना, ये एक बड़ा बड़ा दांत होगा आपका। देखिएगा, थोड़ा नुकीला टाइप का होगा। ये ऊपर के जो दांत होंगे और नीचे के दांत दोनों नुकीले होंगे, पर आपको अभी ऊपर का देखना है। तो ऊपर का देखेंगे तो ऊपर के दोनों आपको दांत नुकीले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हालांकि ये देखिए, यहाँ वाला दांत, तो ये आपका जो दांत है ये थोड़ा सा नुकीला हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये आपका नुकीला हो गया। ठीक है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप अपनी ही तस्वीर में देखिए, आपको अपने दांत स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। ऐसे आप टच करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि सर सही कह रहे हैं। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, तो क्या हो गया? इंसीजर हो गया। और अब इन दांतों को हम बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैनाइन कहते हैं। तो इंसीजर कितने हो गए? 4 हो गए। कैनाइन कितने हो गए? 2 हो गए। ये जो बड़े बड़े दांत है ना, ये इनको हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैनाइन के नाम से जानते हैं। तो इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। अब इसके पश्चात जो यहाँ पर आपके 2 दांत होंगे, ऐसे ये 2 दांत होंगे, इन्हें हम कहते हैं, अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और इसके पश्चात जो दांत होंगे,
यहां पर ये 3, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम बोलेंगे मोलर। क्या बोलेंगे दोस्तों, मोलर। तो अभी आपको याद हो गया इंसाइजर, इंसीजर कितने हो गए 4, कैनाइन कितने हो गए, कैनाइन हो गया आपका एक इधर और एक इधर। तो अभी हम इधर वाले हिस्से को गिने ले रहे हैं। इंसीजर आपके 4, कैनाइन आपका इधर साइड 1 हो गया, प्री मोलर आपके यहाँ पर 2 हो गए, और मोलर कितने हो गए 3 हो गए। अब याद होगा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसाइजर 4, कैनाइन आपका इधर एक है, इधर एक है, और प्री मोलर आपके 2 इधर हैं, 2 उधर है, और कैनाइन 3 इधर है, 3 इधर है। ठीक है, ये आप अपने चेहरे को देख लीजिए, ऐसे ही आपके दांत होंगे, 4 यहाँ, एक इधर कैनाइन हो गया, एक इधर कैनाइन हो गया, एक प्री मोलर इधर, 2 प्री मोलर इधर हो गए, 2 प्री मोलर इधर हो गए, और आपके मोलर 3 इधर हो गए, 3 मोलर इधर हो गए। चीजें क्लियर। अब एक बात समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके दांत है ना इंसीजर, ये इंसीजर कितने हो गए 4 हो गए। कैनाइन कितने हो गए, कैनाइन आपका इधर एक हो गया, इधर एक हो गया। ये कैनाइन का काम क्या है, ये कैनाइन जो दांत हैं आपके, ये मांसाहारी जीव में पाए जाते हैं, ये मांसाहारी जीव में पाए जाते हैं। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं, मांसाहारी जीव उसे कहते हैं जो आपके मांस वगैरह खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। तो मांसाहारी जीव की अगर आपको देखना है ना, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये आप शेर के छोटे छोटे 4 दांत दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 ठो। इसे क्या बोलेंगे, अभी आप बताएं, इसे इंसीजर कहेंगे। क्या बोलेंगे, इंसीजर। ठीक है, और ये जो खतरनाक है, जिसमें ये पकड़ लेगा किसी व्यक्ति को, है ना, मान लीजिए अपन ही गए, अपन को धर दबोचेगा ये, है ना, ऐसे नाखून से दबा, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, गर्दन पकड़ लिया। तो ये जो इसके खतरनाक 2 दांत हो गए। शेर किस में आता है, शेर आता है मांसाहारी में, है ना, क्योंकि शेर मांस खाता है ना भैया, किस में आता है, मांसाहारी में आता है। जब शेर मांसाहारी में आता है तो इसके ये जो 2 दांत हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कैनाइन। क्या बोलेंगे, कैनाइन। देखिए अभी अभी आपको लिखवाए हैं कि कैनाइन जो है मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। तो जो आपके 2 खतरनाक दांत है ना, ये किसके लिए बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके मांसाहारी जीवों के लिए। स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, किसके लिए दोस्तों, मांसाहारी जीवों के लिए बनाए गए हैं। क्लियर ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर हाथी के भी 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, ऐसे करके निकले रहते हैं। तो बचपन में तो मुहावरा याद होगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। मतलब की है, अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये जो हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, ये भी कहीं ना कहीं कैनाइन होंगे। एग्जाम में गलत कर दोगे, क्यों। आप कहोगे कि सर जिस प्रकार शेर के भी 2 जो बड़े बड़े दांत हैं उन्हें हम कैनाइन कहते हैं, तो ये हाथी के भी होंगे। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए शेर मांसाहारी है और हाथी जो है शाकाहारी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब ये शाकाहारी जीव है, तो शाकाहारी जीव को मांस खाने की आवश्यकता है ही नहीं। जब मांस खाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हाथी के जो 2 बड़े बड़े जो दांत निकले हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके इंसीजर। समझ में आ गया, क्या हो जाएंगे, इंसीजर। तो हाथी के जो 2 बड़े बड़े दांत निकल गए, उसे हम बोले इंसीजर, क्योंकि हाथी हमारा शाकाहारी जीव है। क्या है दोस्तों, शाकाहारी। याद रखिएगा, ये जो है ना शाकाहारी जीव है। और जो शेर है आपका ना, दुनिया के इतने जो भी जीव हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, उनके जो बड़े बड़े नुकीले दांत होंगे, इन्हें हम कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, कैनाइन। तो शेर में पाए जाने वाले जो दांत होते हैं नुकीले, उन्हें कैनाइन कहते हैं। और हाथी में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम दोस्तों, आपके इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंसीजर कहते हैं। चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना, क्योंकि बेसिक सी चीजें, कोई कठिन चीजें नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गई होंगी कि इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है। अब समझिए, देखिए अगर दोस्तों ये दांत मैंने अभी आपके ऊपर के बनाए, ये वाले, ये जो दांत हमने बनाए हैं कहाँ के हैं, ऊपर के हैं। दोस्तों जो ऊपर दांत है, जस्ट वही नीचे दांत है। बिल्कुल मानते हैं कि नहीं मानते, जो ऊपर संरचना है दांतों की ये वाली है, यही जस्ट संरचना नीचे भी है। मतलब जितने दांत ऊपर है उतने दांत नीचे भी है। बिल्कुल मानते हैं ना कि अगर ये दांत का संरचना मैंने ऊपर की बनाई है, तो जस्ट इसके नीचे भी सेम दांत होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो ऊपर दांत है, यहाँ तक, यही जस्ट नीचे दांत होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर 4 है नीचे 12 हो जाएंगे।
बिल्कुल नहीं है ना। तो ऊपर जितने दांत हैं उतने ही नीचे दांत होंगे। मतलब अगर इंसाइजर की बात करते हैं, इंसीजर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होंगे। अगर कैनाइन एक इधर है एक इधर है तो कैनाइन ऊपर नीचे भी एक इधर साइड होगा एक इधर साइड होगा। और अगर हम प्री मोलर की बात कर लेते हैं, प्री मोलर अगर इधर 2 है तो उधर भी 2 होंगे, मोलर अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम इसी दांत को नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो यहां पर सबसे कॉर्नर में, मतलब ये वाला दांत दिख रहा है, ये मतलब इस दांत की मैं बात करता हूं। नीचे की तरफ जब ये मोलर पढ़ेंगे आप, ये सबसे नीचे मोलर वाला ये जो दांत है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझिए। इसे हम बोलते हैं अकल दाढ़। क्या बोलते हैं दोस्तों? अकल दाढ़, या इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं विजडम टीथ। दोस्तों ये मानव में जब हम पैदा होते हैं तुरंत ही नहीं आ जाता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये आता है 24 से 25 साल की उम्र में। और आम भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब भैया बच्चा 24-25 साल का, मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा, जब उसके पास अकल आ जाएगी तब ये दाढ़ निकलेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अकल दाढ़। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। तो ये दांत तब निकलेगा व्यक्ति के जब उसकी उम्र 23 से 24 साल की होगी। बात समझ में आ गई? तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो मोलर है, इस मोलर में भी कितने 3 थे मोलर में, तो तीसरा जो सबसे लास्ट वाला है इसे क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, या इसे हम अकल दाढ़ कहते हैं। यहां पर हम लिखे देते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अकल दाढ़ कहते हैं। क्लियर ना? तो कभी आपसे पूछेगा कि अकल दाढ़ किसका हिस्सा है, फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। इंसीजर का है, कैनाइन का है, मोलर का है कि प्री मोलर का है? किसका है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए दोस्तों आप। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, हाथी के दांत क्लियर हो गए, शेर के दांत क्लियर हो गए, मानव की जो हमने बात कर ली, मानव में इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है और प्रीमोलर। और ये मोलर में किसका हिस्सा है? मोलर में विजडम टीथ जो है दोस्तों आपके लास्ट वाला हिस्सा है। किसका? मोलर में विजडम टीथ जो है ये लास्ट वाला हिस्सा है। आपको क्रिस्टल चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस दांत की संरचना को ऊपर से 2 भागों में काट दूं, मतलब ये दांत नीचे भी हैं, यही दांत ऊपर भी हैं, और अगर मैं इसको 20 से ऐसे काट दूं, कोई दिक्कत है? ऐसे 20 से, मतलब अगर इस संरचना को मैं ऐसे काट दूं 20 से, अभी हम ऐसा ऐसा पढ़ रहे थे, अब इसको हम ऐसे 20 से काटें, ऐसे सीधे, अगर हम सीधे काट देते हैं तो दांत क्या हो जाएंगे? जो इंसीजर जो 4 दिख रहे थे वो अब 2 बचेंगे, 2 इधर बचेंगे ना। अब फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने चीजों को समझ लिया है ना तो कठिन नहीं होने वाला। देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यही होता है ना। 4 दांत हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मेरी बात को समझना बहुत आराम से। जब हम इंसीजर की बात करते हैं, अभी इंसीजर 4 थे, पर जैसे ही हमने 20 से काट दिया तो इंसीजर कितने हो गए? यहां पर 2 हो गए सर जी, क्योंकि आपने 20 से काट दिया। जब 20 से काटे तो 2 इधर 2 इधर, क्योंकि अभी 4 थे, तो इंसीजर कितने हो गए? 2। अब कैनाइन की बात कर लेते हैं। कैनाइन कितना बचा? कैनाइन बचा 1। प्रीमोलर कितने बचे? प्रीमोलर बचे 2। और मोलर कितने बचे? मोलर बचे 1 2 3। कितने बचे? 1 2 3। जब दोस्तों हमने यहां से काटा तो ऊपर का हिस्सा इतना आया, 2 1 2 3। जस्ट दांत भी वही होंगे ना। जब हम बराबर से काट देंगे, जब ये दांतों की संख्या इतनी आई है तो जस्ट यही दांतों की संख्या भी इतनी ही आएगी, है ना। तो नीचे का फॉर्मूला भी कितना रहेगा? नीचे भी इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। अब बस एग्जाम हॉल में बच्चे रटते रहते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3, और मान लो कहीं गलत हो गया तो समझ लिया तो टेंशन की बात ही नहीं है। नहीं आया समझ में, फिर से समझा देता हूं। देखो, अभी हमने दांत को ऐसे पढ़ा था, यही दांत हमारे जस्ट ऊपर थे। अब हमने क्या किया, ये 4 दांत थे, ये 4 दांत यहाँ थे, अब हम इसको ऐसे काटेंगे। जब ऐसे काटेंगे तो जो हमारे इंसीजर 4 ऊपर थे, अब 2 इधर बचेंगे 2 उधर बचेंगे। कैनाइन हमारा 1 इधर बचेगा, कैनाइन 1 इधर बचेगा। प्री मोलर हमारे 2 इधर बचेंगे 2 इधर बचेंगे, और मोलर हमारे 3 इधर बचेंगे 3 इधर बचेंगे। अब हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। हमने जब फॉर्मूला निकाला तो इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3। देख लीजिए 2 1 2 3, और जस्ट यही इसके नीचे भी आ जाएगा 2 1 2 3। बस सिंपल सी बात है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दांतों का फॉर्मूला क्या है, दांतों का सूत्र क्या है, तो दांतों का सूत्र बता दीजिएगा। ये है दांतों का सूत्र 2 1 2 3। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों यहां तक की तो चीजें हमने क्लियर कर ली कि भैया दांत कितने प्रकार के होते हैं,
हाथी में कौन सा दांत होता है, शेर में कौन सा दांत होता है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक चर्चा और कर ली कि दांतों का फॉर्मूला किस प्रकार डिजाइन हो रहा है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। देखिए साइंस जो है ना, ये साइंस की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप अपने जीवन में जितना उतारेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जैसे घर में बैठे हुए हैं, कभी मन नहीं लग रहा पढ़ाई का, तो दिमाग में रिकॉल कर ले कि चलो दांतों की संख्या गिन लेते हैं, दांत कितने होते हैं। बैठे बैठे कभी नींद नहीं आ रही तो इसी को अपने दिमाग में चला रहे हैं कि भैया पाचन तंत्र क्या हो रहा है, दांत किस प्रकार हो रहे हैं। तो हम जितना चीज़ों को सोचेंगे ना उतना ही हमें आंसर मिलेंगे, और जितने हमें सोचने से जो आंसर मिलेगा ना वही हमारे एग्जाम में पुख्ता सबूत के रूप में हमारे साथ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम हॉल में केवल आपका जो समझा हुआ चीज़ है वही जाएगा। जो आप लोग पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे हैं, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, उसमें सब लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, सब बहुत क्लिस्टल तरीके से बता दिया गया है। अभी आप समझने पर फोकस करिए। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो दांत है, ये दांतों का फॉर्मूला हमारे ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे और कठिन क्वेश्चन बना दे और आपसे बोल दे कि बताओ बच्चों का फॉर्मूला क्या है, बच्चों में दांतों का फॉर्मूला, तो आप फंस सकते हैं ना। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको वही पढ़ा दें। देखिए अब हम दांतों के फॉर्मूले में चलेंगे जो बच्चों में पाया जाता है। सबसे पहले आपको चीजें समझना है कि बच्चों में किस प्रकार चीजें होंगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें चीजों को समझना है कि बच्चों में दांतों का फॉर्मूला किस प्रकार होता है, और बच्चों में दांत सबसे पहले कौन आते हैं कौन से नहीं आते। जिस छोटे बच्चे को देखोगे ना, तो छोटे बच्चे को देखोगे उसके कुछ दांत रहते हैं कुछ दांत नहीं रहते, कुछ दांत एक बार आ गए वापस नहीं आएंगे, कुछ दांत दो दो बार आते हैं। तो ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में दांतों का फॉर्मूला किस प्रकार डिजाइन होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों में कौन से दांत पाए जाते हैं। बच्चों में भी इंसीजर पाए जाते हैं, ठीक। बच्चों में भी आपके कैनाइन आ जाते हैं। पर दोस्तों इस दुनिया की सबसे कठिन चीज क्या है? इस दुनिया की सबसे कठिन चीज है, अगर आपको मेंस निकलना है तो 5.5 लाख लोगों के बीच अपनी जगह को स्थापित करना है। अगर 427 पद निकले हैं इस बार, तो 427 पदों में अपनी योग्यता को हासिल करने के लिए आपको 4.5 लाख 5 लाख बच्चों के मध्य अपनी जगह को स्थापित करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा मानना है कि प्री से ज़्यादा मेन से ज़्यादा कठिन है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स का एग्जाम वास्तव में कठिन होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है, बहुत सारे फैक्ट आपको उटपटांग याद करके जाने पड़ते हैं। कई बार आपका अंतरात्मा बोलती है कहीं ये भी ना जाए, कहीं ये भी ना जाए। तो इसलिए जो प्री है वो प्री बच्चों का खेल नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो प्री है वो बच्चों का खेल नहीं है, और जब प्री बच्चों का खेल नहीं है तो मतलब कि प्री मोलर जो दांत है वो बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो प्री मोलर है ये प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जाएंगे, अर्थात इनकी संख्या 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल में मत ले लेना कि सर हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए। तो प्री मोलर क्या है? 0। और मोलर की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी? मोलर की। तो अब मोलर आपको याद है, हमने मोलर की संख्या कितनी बताई थी? 3 बताई थी। और उसमें से जो अंतिम वाला जो मोलर है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। और अभी मैंने आपको बता दिया कि विजडम टीथ जो है, मोलर वाला जो हिस्सा है, मोलर का जो अंतिम हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो 24-25 साल में आएगा। और हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बच्चे तो भैया 1-2 साल 5 साल का बच्चे की हम बात करेंगे, तो इसमें तो मोलर निकलेंगे, पर मोलर में 3 मोलर में 2 ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे? तो मोलर में 2 निकलेंगे। बात समझ में आ गई? इंसीजर 4 पाए जाएंगे, कैनाइन आपका 1 पाया जाएगा, पर आपका जो प्रीमोलर है वो 0 पाए जाएंगे। वैसे अगर मैं बात करूं एक तरफ हिस्से की, अगर हम बात कर लेते हैं तो एक वाले हिस्से में हम 2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने एक तरफ में 2-2 की चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर। किसकी? 2 की। ये हमने 2-2 को बांट लिया, तो 2 हो गए इंसीजर, कैनाइन आपका 1 हो गया। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, मोलर में 3 होते हैं, तो 1-2 पाया जाएगा। और अंतिम वाला जो आपके विजडम टीथ है ये 24-25 साल में आएगा। हम छोटे बच्चों की फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब फॉर्मूला देखिए कैसे निकलेगा। देखिए इंसीजर की बात करते हैं 2, कैनाइन की बात करते हैं 1, प्रीमोलर की बात करते हैं 0, और मोलर में 3 होते हैं, पर अंतिम वाला जो विजडम टीथ है वो बाद में निकलेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। यही अगर नीचे है तो यही जस्ट ऊपर हो जाएंगे, 2 1 0 2। अब बताइए कौन आपसे कहेगा कि आपसे एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, छोटे बच्चे में कैसे पाए जाते हैं, बड़े बच्चे में क्या पाए जाते हैं, दांत कितने होते हैं, सब आपको क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, 2 1 0 2। अब 0 वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया कि प्री मोलर। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसे कौन से दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर।
अब आपको आंसर पता है कि सर कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले जो प्री मोलर है वो 0 पाए जाते हैं, और अगर मोलर भी कभी आ गया कि मोलर में कौन सा नहीं पाया जाता, तो मोलर में विजडम टीथ नहीं पाए जाते, क्योंकि विजडम टीथ की जो है वो आपको 24 से 25 साल में देखने को मिलेंगे। अब बताइए, कोई भी चीज़ अभी आपको दांतों से समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। अभी हम दांतों के बारे में और भी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको ना दांतों की संख्या बताता हूँ कि दांतों को कैसे गिनेंगे आप। दोस्तों, अभी जो हमने वयस्कों में दांतों का जो फॉर्मूला निकाला है, बड़ों में मतलब हम सभी में दांतों का जो फॉर्मूला अभी एक तरफ का, क्योंकि हमने दांतों को 4 भागों में बांट लिया था ना, ऐसे बांट लिया था, तो जो अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला था वो एक तरफ का निकाला था। मतलब कि अगर हमें एक तरफ का फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले में हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमें पूरे दांतों की संख्या पता चल जाएगी। क्यों? अभी हमने ऐसे अध्ययन किया था, जस्ट ऊपर अध्ययन किया, फिर हमने 20 ऐसे दांतों को काट दिया, तो मतलब एक तरफ इधर वाला, एक तरफ नीचे वाला, एक तरफ इधर वाला, एक तरफ इधर वाला, तो मतलब अगर हमें एक तरफ के वाले दांतों की संख्या पता चल जाएगी तो वही संख्या को अगर हम 4 बार मल्टीपल कर देंगे तो हमें पूरे दांतों की संख्या पता चल जाएगी। और आपको अभी मैंने एक तरफ के दांतों का फॉर्मूला बता दिया है ना। देखिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर आपके 3। यही है फॉर्मूला, 2 1 2 3। जोड़ लीजिए ना, यही फॉर्मूला है कि नहीं है? अब दांतों को गिनिए कितने होते हैं। देखिए, 3 2 5, 5 1 6, 7 8, मतलब ऊपर एक तरफ, मतलब ऊपर एक तरफ के जो दांत है कितने हो गए? 8। नीचे की तरफ देखो, 3 2 5 6 7 8, नीचे भी एक तरफ दांत कितने हो गए? 8। मतलब ऊपर दांत एक तरफ 8, नीचे एक तरफ 8, तो 8 इधर साइड, 8 इधर साइड, तो 8 इधर साइड, 8 इधर साइड, तो 8 8 दूनी 16, 8 24 और 32। मतलब कि हमें 8 का मल्टीपल करना है। क्या करना है? 8 का मल्टीपल करना है। तो 8 को 8 से जोड़ दीजिए, 16, 16 ऊपर हो गए और 16 नीचे हो जाएंगे, तो मानव में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। ऐसे फॉर्मूला क्लियर है। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि हम एग्जाम में फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आपके पास ये मेथड होनी चाहिए कि हम इसको क्रॉस कर लें। देखिए, ऊपर 8, नीचे 8 एक तरफ में, उसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 16 का मल्टीपल 16 दूनी 32 हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक की? ये फॉर्मूला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से क्या सबसे अच्छी बात ये है ना कि मान लीजिए एग्जाम में कई बार हम हड़बड़ा गए, क्योंकि एग्जाम सभी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नया हो सकता है, पहली बार कोई अटैम्प्ट देने जा रहा हो। जो अटैम्प्ट में 2-3 बार दे चुके हैं उनके लिए एक अभ्यास बन जाता है, पर जो पहली बार दे रहे हैं उनको डाउट हो सकता है कि हमारा जो फॉर्मूला है गलत तो नहीं हो गया। तो आप इसको चेक कर लीजिए कि भैया 2 1 2 3 सही है कि नहीं है। अगर ये जोड़ इसका 8 आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मानव दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या गलत करेंगे इस बात को? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें क्लियर हो गई ना। एक बार चीज़ें पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि दांत जो हैं ये बने किसके होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दांत जो बने होते हैं हमारे कैल्शियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम। किसके बने होते हैं? कैल्शियम के दांत बने होते हैं। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि जो दांत है, इन दांतों का क्षरण कौन सी गैस से होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार किसी किसी व्यक्ति के पास खड़े हो जाए तो बहुत बदबू आती है ना। अब देखिए, बीमारी है, कोई भरोसा नहीं, किसी को भी हो सकती है। तो कई बार आप पूछेंगे कि यार इतनी बदबू क्यों आ रही, तो बताएगा कि पायरिया रोग हो गया था। पायरिया। अब पायरिया के बारे में जब चर्चा करेंगे, जब हम विटामिन सी पढ़ाएंगे, विटामिन सी जो स्कर्वी है वो प्रॉपर तरीके से आपके कहीं ना कहीं दांतों के लिए भी क्षरण का काम करती है ना। उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, पर एक गैस भी है। इस बात को याद रखिएगा कि मानव शरीर में ऐसी मतलब मानव के लिए ऐसी कौन सी गैस है जो मानव के दांत का क्षरण करती है? उसका नाम है फ्लोरीन। याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो गैस है, इस फ्लोरीन गैस की अधिकता के कारण मानव दांत का क्षरण होता है। क्या होता है? मानव दांत का क्षरण होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन गैस की अधिकता के कारण मानव दांत का क्षरण होता है। मतलब ये फ्लोरीन गैस अगर मानव के दांत में ज्यादा प्रवेश कर जाए तो मानव के दांत गिरने लग जाएंगे।
तो इस बात को याद रखिएगा कि फ्लोरीन गैस की अधिकता के कारण मानव के दांत का क्षरण होता है। दूसरा, अभी मैंने बताया कि दांत किसके बने होते हैं, दांत बने होते हैं कैल्शियम के, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्षरण किससे हो रहा है, फ्लोरीन गैस से क्षरण हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो मानव के दांत हैं, ये मानव के दांत कैल्शियम के तो बने होते हैं, पर मानव के दांत की अगर हम बात करें, अगर मैं मानव के दांत की संरचना बनाऊं, छोटी सी संरचना बनाऊं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये दांत है, वैसे ये बना हुआ, पर मैंने एक दांत का शेप बना दिया। इस दांत की ऊपरी परत पर यहां पर पाया जाता है इनेमल। इनेमल क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानव शरीर का वह पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है। इस बात को याद रखिएगा। आप कहेंगे सर कठोर होता है मतलब समझे नहीं। आप अपने दांत को देखिए, आपके दांत में जो चिकनाहट है, चमक है, मतलब आप इसमें सुबह सुबह ब्रश रगड़ते हैं, आप किस में ब्रश रगड़ रहे हैं, आप दांतों के इनेमल वाली परत में ब्रश को रगड़ते हैं। इसीलिए कई बार डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ज़्यादा कठोर टूथपेस्ट जो आपका ब्रश होता है उससे नहीं रगड़ना चाहिए, दांतों की परत खराब हो जाती है। वो परत क्या होती है, वो इनेमल की परत बनी होती है। और याद रखिएगा, ये मानव शरीर की सबसे कठोर परत है, या पदार्थ के रूप में आप इसे जानते हैं। तो लिख लीजिए, मानव शरीर की सबसे कठोर परत कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे कठोर जो परत होती है दोस्तों, ये आपकी होती है इनेमल वाली परत। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये सीधे हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आए कि दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम के। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है कि बताइए कौन सी गैस है जो दांतों के क्षरण के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन। फिर तीसरा क्वेश्चन आया है कि भैया बताइए इनेमल कहाँ पाई जाती है, दांतों में पाई जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे आपकी कठोर परत के रूप में आप इसे कह सकते हैं, या कठोर पदार्थ के रूप में आप इसे कह सकते हैं, इनेमल। क्लियर है सभी को। और इसके क्षरण से ही दांतों का क्षरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं दांतों के बारे में, तो दांतों के बारे में हमें एक चीज और भी समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। क्या, आइए समझते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं दांतों के बारे में, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। समझिए इंपॉर्टेंट क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं दो प्रकार के। अब कहेंगे सर अभी ये दो प्रकार के हैं, अभी तो आपने चार बताए। उगने के स्थान पर, मतलब जैसे दांत आते हैं ना, जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि भैया इनके दांत अभी नहीं आए, दूध के वाले दांत हैं, ये गिर जाएंगे फिर नए दांत आएंगे, तो हम इस आधार पे बात कर रहे हैं, मतलब आने के क्रम पे। तो एक होता है मोनोफिडेंट और एक होता है डाइफिडेंट, है ना। देखो दोस्तों, अपनी इंग्लिश क्या है, बहुत कमजोर है, पर अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब होनहार विद्यार्थी हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, हमारे साथ भी एकता वाला सूत्र स्थापित करेंगे ना। चलिए मोनोफिडेंट की बात कर लेते हैं। किसकी, मोनोफिडेंट। मोनोफिडेंट का तात्पर्य होता है कि मतलब जो दांत जीवन में केवल एक बार ही निकलते हैं, जो दांत मानव जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। अब आपके कई कुछ दांत होंगे जो केवल एक बार निकल गए ना, फिर वो कभी वापस गिरे ही नहीं, मतलब एक बार निकल गया मतलब एक बार निकल गया। तो मोनोफिडेंट दांत उसे कहते हैं जो मानव जीवन में, जो मानव जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं, मानव जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। और ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है, ऐसे दांतों की संख्या दोस्तों 12 होती है। कितनी, 12। कितने लोगों को बात समझ में आ रही कि ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। दूसरा, एक दांत ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाइफिडेंट। डाइफिडेंट, डाइफिडेंट का तात्पर्य है कि ऐसे दांत जो जीवन काल में दो बार निकलते हैं, मतलब कि एक बार निकल गए, एक बार निकलने के बाद दांत टूट गए। जैसे कि भैया आपका दांत टूटा होगा तो आपने क्या किया होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि छत में फेंक देना चाहिए, छत में फेंक दो तो खुरपा जैसे दांत निकल जाते हैं। गांव में बोलते हैं खुरपा मतलब होता है कि नुकीले टाइप के दांत निकलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दांतों को ना चूहे के बिल में डाल देना चाहिए, जिससे चूहे जैसे दांत निकलेंगे, मतलब छोटे छोटे सुहाने सुहाने टाइप के दिखने में, है ना। तो मोनोफिडेंट मतलब एक बार, और डाइफिडेंट मतलब जो जीवन में एक बार निकल गए हैं वापस से निकलेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 20 है। अब बताओ, डाइफिडेंट जो एक बार निकल गए हैं वो वापस से निकलेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब 20 एक बार निकले हैं और 20 एक बार और निकलेंगे। तो कभी आपसे पूछे कि मानव के जीवन काल में, मानव के जीवन काल में कितनी बार दांत निकलते हैं, कितनी बार दांत निकलते हैं। तो देखो, मानव के जीवन में कुल कितनी बार दांत निकलते हैं, क्या कुल कितने निकलते हैं, तो कुल कितनी बार निकलते हैं। तो देखिए 12 एक बार निकल गए वो दोबारा नहीं निकलेंगे, मतलब 12 तो निकल गए एक बार, अब वो दोबारा नहीं निकलने वाले।
ऐसे कितने हैं जो एक बार निकल गए हैं, वापस से निकलने वाले हैं? तो देखो 20 एक बार निकल गए और 20 निकलने के बाद ये गिर भी गए, और जब गिरे तो वापस से 20 आ गए, तो 20 भैया इसमें और जोड़ दो, तो 20 दूनी 40 और 40 12 52। तो मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं दोस्तों। कितने? 52। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 32 हैं। क्यों? रीजन समझ में आ गया आपको? क्योंकि 20 निकले थे, वापस से वो गिर गए, इसीलिए उनको बोला गया डाइफिडेंट। अब बताओ, मुझे नहीं लगता है कि एमपीपीएससी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि ये सबसे कठिन स्तर है जहां पर मैं आपको चीजें बता दिया हूं कि मानो कि जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? 52। डाइफिडेंट कितने हैं? 20। मोनोफिडेंट कितने हैं? 12। क्लियर? मैं आप लोग के कमेंट भी देख पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ों को करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मज़ा आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को पढ़ करके, है ना? अपन को बस यही करना है कि अपन ने जो पढ़ लिया उसको एकदम व्यवस्थित रूप से चलते चलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल आपको रिलैक्स मूड में अपन को पढ़ना है, तैयारी करनी है, चीज़ों को समझना है। तो आई थिंक दांतों वाला सेक्टर आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब हमने चर्चा कर ली थी इससे पहले मुख गुहा की। मुख गुहा में मैंने आपको ग्लैंड बता दिया। कुल कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी, मतलब जोड़ी मतलब होता है पेयर में, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, दूल्हा दुल्हन का जोड़ा है। जोड़ा मतलब क्या है? एक लड़का है एक लड़की है, उसका दूल्हा दुल्हन का जोड़ा बनाकर एक पेयर बन गया। उसी प्रकार हमने 3 अभी प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, 3 दूनी 6, वो हमने मुख गुहा में पढ़ ली। फिर हमने दोस्तों एंजाइमों के बारे में चर्चा कर ली, अगर आपको याद होगा यहाँ पर, है ना? हमने कौन कौन से मुख गुहा में ग्रंथियां पढ़ ली? 3 पढ़ ली थी आपके। पेरियोडिक ग्लैंड पढ़ ली, सब मैंडिबल पढ़ ली और सब लिंगुअल पढ़ ली। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर एंजाइम पढ़ लिए। एंजाइम मैंने बता दिया कि एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम का काम है दोस्तों आपके जो पाचन है उसकी तीव्रता, उसको स्पीड करना। अब आप में बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसी तीव्रता होगी कि सर एंजाइम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी जब हम ये पोषण पाचन तंत्र कंप्लीट कर लेंगे तो उसका अगला टॉपिक है पोषण। पोषण में आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च क्या है, वसा क्या है, विटामिन क्या है, खनिज क्या है, लवण क्या है, सब पढ़ाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया। तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? ये स्टार्च का पाचन करता है। दूसरे का नाम है आपके दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? आपके हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और दोस्तों तीसरे का नाम है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो भोजन मुख में गया, जैसे ही आपने रोटी को तोड़ा हाथों से, मुख में रखा, मुख में हमारे बहुत प्रकार के दांतों ने, कौन कौन से दांत? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ने अपना काम किया। भोजन को क्या कर दिया? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, लुगदी बना दी, एकदम पेस्ट बना दिया, है ना? और पेस्ट बना दिया मतलब ये पाचन की कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि पाचन भौतिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया हो गई? भौतिक प्रक्रिया। जैसे ही आपका भोजन मुख में गया तो मुख में लार ग्रंथियां आ गई। कौन कौन सी? ये 3 जोड़ी। कुल कितनी? 6। याद रखिएगा, लिखा है 3 जोड़ी और कुल होती है 6 जोड़ी, मतलब पेयर में रहेंगी, है ना? पेरियोडिक ग्लैंड जो होती है, अगर ये मानव में रहेगी तो यहाँ से एंजाइम निकालेगी, सर्प में रहेगी तो जहर निकालेगी। इसलिए जो सपेरा वाले होते हैं ना, वो अपने गले में सांप वाप लपेटे रहते हैं। आपको लगता होगा कि इनको क्यों नहीं काट देता, क्योंकि जो सपेरा वाले होते हैं वो पेरियोडिक ग्लैंड को निकालकर पहले ही तोड़ देते हैं, हटा देते हैं सांप से, जिस कारण से सांप अब काट ही नहीं पाएगा। काटेगा भी तो जहर नहीं निकलेगा, है ना? समझ? क्योंकि यहाँ पे जहर स्टोर रहता है। दूसरा, ये जब ग्लैंड हमारे मानव शरीर में आती है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालती हैं। ये 3 एंजाइम हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर भोजन क्या है? लुगदी के रूप में बन चुका है। अब भोजन क्या है? नीचे की तरफ जाने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं दूसरे हिस्से के बारे में। आई थिंक आप यहाँ पे समझिए। अभी भोजन कहाँ पहुंचा था सबसे पहले? अभी भोजन पहुंचा दोस्तों आपके मुख गुहा में। मुख गुहा में कौन कौन से लोगों ने अपना काम कर दिया? तो सर सबसे पहले जो यहां पर काम किया वो दांतों ने कर दिया। क्या कर दिया? दांतों ने भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। कैसी प्रक्रिया हो गई? भौतिक। दूसरा काम किसने कर दिया यहां पर दोस्तों? दूसरा काम कर दिया आपकी लार ग्रंथियों ने। किसने कर दिया? लार ग्रंथियों ने कर दिया। ठीक है, जब लार ग्रंथियों ने अपना यहाँ पर काम कर दिया तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? आपके एंजाइम निकलते हैं लार ग्रंथियों से। कितनी होती हैं? बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में गलत कर देंगे, मुझे पता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां बार बार हो जाती हैं, तो इतनी बार मैं बोल देता हूँ कि आपके दिमाग में ना बैठ जाए, गलतियों को कोई स्पेस रहे ही ना। ठीक है, तो लार ग्रंथियों ने अपना काम कर दिया। देखो अब भोजन जो है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या हो चुका है? बिल्कुल एकदम लुगदी उगदी के रूप में पूरा पेस्ट वेस्ट, जैसे आप मंजन करते हैं ना एकदम बिल्कुल महीन हो जाता है, वैसे भोजन अब हो चुका है महीन। अब भोजन का क्या काम है? अब भोजन इस वाले हिस्से से जाएगा जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली। तो यहीं पर अपन बना लेते हैं ग्रास नली को, है ना?
ग्रास नली इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। देखो ग्रास नली की अगर हम बात करते हैं तो ग्रास नली में जो भोजन है वो नीचे की तरफ जाता है। कहाँ की तरफ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। यहाँ यहाँ की तरफ जाता है। और अगर भोजन यहाँ की तरफ जाता है ग्रास नली के माध्यम से, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहली बात जो मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दी है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। क्या? ग्रास नली पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देती है, पहली बात। क्योंकि हम पूरा पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं और एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है आपकी इसमें भूमिका नहीं रखता। तो पहली बात, ग्रास नली मानव के पाचन तंत्र में भाग नहीं लेती। क्या नहीं लेती? भाग नहीं लेती। दूसरा, यहां से दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? जो ये ग्रास नली है ना, इस ग्रास नली में जब भोजन ऊपर से मुख से नीचे स्टमक तक आएगा, ये स्टमक तक आएगा, तो कैसी गति होगी? मतलब लुढ़कते लुढ़कते आएगा। इसे हम बोलते हैं साइंस की भाषा में क्रमानुकंचन गति। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रमानुकंचन गति। मैं इसलिए लिख रहा हूं, पीडीएफ में लिखा हुआ है, पर मेरी आदत है थोड़ा सा लिखने की, है ना, क्रमानुकंचन गति, कि जिससे थोड़ा सा जो बच्चे लिख भी रहे हो, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स में ही बना सकते हैं। पीडीएफ में वगैरह लिखा हुआ है। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन आ जाए कि ग्रास नली किसको किसको जोड़ती है, तो ग्रास नली मुख को आपके स्टमक से जोड़ती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रास नली किसको जोड़ती है, तो ग्रास नली आपके मुख को आपके अमाशय से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? अमाशय, जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं, स्टमक से जोड़ती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओरल कैविटी क्या है, मुख गुहा क्या है, ग्रास नली का काम क्या है। ग्रास नली क्या कर रही है? क्रमानुकंचन गति कर रही है। कैसी गति हो रही है दोस्तों? यहाँ पे क्रमानुकंचन गति हो रही है। और मुख का काम क्या है? मुख से जो भोजन है आपके स्टमक अर्थात अमाशय तक आ गया। ठीक है, क्या हो गया? मुख को ये अमाशय से जोड़ती है। क्लियर? यहां तक की बात, आई थिंक आपको यहां तक की बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब दोस्तों हमें चर्चा करना है किसके बारे में? अमाशय के बारे में, अर्थात स्टमक के बारे में चर्चा करनी है। क्लियर? चर्चा कर लें, आ जाइए। ग्रास नली का काम क्या है? ग्रास नली में केवल जो भोजन है ना, वो कैसे होता है? क्रमानुकंचन। मतलब क्रमानुकंचन का तात्पर्य है, देखो दोस्तों, भोजन है, अगर भोजन मुख से गया और यहां पर अटक गया, है ना, कई बार आप देखते होंगे कि भोजन करते हैं बात भी करते हैं, कई बार जो भोजन है वो आपके आहार नली से, ग्रास नली से होते हुए कहीं कई बार पहुंच जाता है आपके किसमें? वायु कोश में, जहां से हमारी आवाज आती है, हमको फंदा लग जाता है, पानी पीते हैं, फिर ठक ठक की आवाज आती है, फिर पीछे ठोका जाता है, जिससे कि कई बार जो भोजन अटक गया वो वापस बाहर निकल आए। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो ढक्कन ऐसे रहते हैं, भोजन अपनी पहले ग्रास नली से नीचे जा रहा है, आप बात कर रहे हो, बारह ढक्कन ऊपर नीचे खुल रहा है, वो ढक्कन वाला भोजन कहीं और चला गया, वो आपकी जो वायु कोश है वायु कोश में आ गया, जिस कारण से आपको झटका लग रहा है, फंदा लग गया, फिर आप पानी पीते हो, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन ग्रास नली में जा रहा है। कैसी गति से? क्रमानुकंचन गति से। कैसी गति से दोस्तों? क्रमानुकंचन गति से नीचे जा रहा है। क्लियर ना यहां तक की बात? कोई टेंशन की बात तो नहीं है? चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किसको जोड़ रही है? मुख को अमाशय से जोड़ती। अब हमें अमाशय अर्थात स्टमक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? स्टमक के बारे में। STOMACH, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अमाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? अमाशय। किसके नाम से जानते हैं? अमाशय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अमाशय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं मुख। यहां से भोजन मुख में आ रहा है, फिर ग्रास नली में जा रहा है, फिर स्टमक को हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा और ये तीन। अब देखिए मेरी बात, ये तो मुख हो गया, ये हो गया ग्रास नली। अब ग्रास नली से भोजन किस में जा रहा है? आपके अमाशय में जा रहा है। किस में जा रहा है? अमाशय में जा रहा है। इस अमाशय के तीन हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं दोस्तों? तीन हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है इसे हम आपके बोलते हैं क्या? अमाशय के तीन हिस्से की अगर हम बात करें, तीन हिस्सों को हम तीन डिवीजन में बांटेंगे। क्यों? समझने की दृष्टिकोण से बांटेंगे और हमें इन तीन डिवीजनों को एक एक करके समझना है। पहले हिस्से की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले हिस्से को हम कहते हैं आपके कार्डिक। किसके नाम से जानते हैं? कार्डिक के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसे हम कार्डिक वाला भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? कार्डिक। कार्डिक भाग कहते हैं इसको। पहले हिस्से का नाम क्या है दोस्तों? मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है आपके अमाशय का कार्डिक है। दूसरे पार्ट की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा पार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम आपके फंडिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडिक। फंडिक भाग। क्या कहते हैं इसको दोस्तों?
फंडिक भाग कहते हैं, ये दूसरा हिस्सा। और जो तीसरा हिस्सा है आपके, हम इसे पाइलोरिक, पाइलोरिक, तो ये कौन सा भाग है? ये पाइलोरिक भाग है। ये क्या है? 3 नंबर। ठीक है, अमाशय के कितने हिस्से हो गए? कार्डिक हिस्सा हो गया, फंडिक हिस्सा हो गया, पाइलोरिक हिस्सा हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, ये कार्डिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन है। देखिए, जो ये कार्डिक है ना, इस कार्डिक के द्वारा एक एंजाइम निकाला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके HCl। क्या निकाला जाता है दोस्तों? इसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला जाता है, अर्थात इसे हम HCl के नाम से जानते हैं, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ये भोजन को क्या कर देता है? भोजन को अम्लीय कर देता है। देखिए, तो 3 चीजें समझिएगा, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग में दही हो जाएगा नहीं तो। जब भोजन को आपने मुख में रखा था तो मुख में लाइसोजाइम पाया गया था। क्या पाया था? लाइसोजाइम एंजाइम पाया गया था, है ना। लाइसोजाइम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। लाइसोजाइम क्या था? भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखिए कॉपी में लिखा होगा अगर आप लिख रहे होंगे तो, है ना। लाइसोजाइम क्या है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम ने मान लो अपना काम कर दिया, पर क्या होता है कई बार भोजन तो हमारे मुख में ना 1-2 सेकंड के लिए रहता है, हम जल्दी जल्दी खाते हैं और निकल जाते हैं। तो कई बार भोजन में और भी हानिकारक जो जीवाणु हैं, ये ईसोफेगस के माध्यम से जब अमाशय पेट में पहुंचते हैं, तो पेट में अगर ये जीवाणु पहुंच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कार्डिक ने क्या कर दिया? सबसे पहले HCl अम्ल निकाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल दिया। तो सबसे पहले ये अम्ल है, तो भोजन को कैसा कर देगा? भोजन को कर देगा ये अम्ली। क्या कर देगा दोस्तों? भोजन को कर देगा अम्ली। तो भोजन अम्ली कहाँ होता है? भोजन हो जाता है अम्ली अमाशय, जिसे हम पेट कहते हैं या स्टमक कहते हैं। तो पेट में जो भोजन होगा कैसा हो जाएगा? अम्ली। अम्ली क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर पाया जाता है। अब MPPSC 2021 का क्वेश्चन, प्रश्न क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहां से निकलता है? अमाशय से। ये प्रश्न था 2021 के प्रश्न पत्र में। अब ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है। मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें यार दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहां से निकलता है? कार्डिक वाले हिस्से से निकलता है। दूसरा दोस्तों, ये क्या कर देता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पर कई बार ना इसकी मात्रा इतनी ज्यादा पेट में हो जाती है कि हमको एसिडिटी अर्थात डकार बनने लग जाती है, अर्थात एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। सुना है एसिडिटी? है वो जो टीवी में प्रचार आया करता है, तुरंत अपनी गैस को भगाइए 2 मिनट में, पीजिए इनो, है ना। तो इनो क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि मानव शरीर में एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत ज्यादा डकार आती है। मतलब इससे समझ आता है कि डाइजेशन सिस्टम अच्छे से नहीं हुआ है। अगर दोस्तों ये एसिडिटी की मात्रा पेट में लगभग लंबे समय से ज्यादा होने लग जाएगी तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं अल्सर नामक रोग। कौन सा रोग? अल्सर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? अल्सर नामक रोग यहां पर देखने को मिलता है। इस बात को समझिएगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक है ये क्या कर रहा है? भोजन को अम्लीय कर रहा है। दूसरा, भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है। तीसरा, इसकी अधिकता से एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। और चौथा, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमें अल्सर नामक रोग देखने को मिलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना सारा काम कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना सारा काम कर रहा है। पहला, जीवाणुओं को मार रहा है। दूसरा, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिटी नामक बीमारी हो जाएगी। तीसरा, अगर इसकी मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ अल्सर नामक रोग कर देगा, घाव कर देता है पेट में, छोटे छोटे छाले हो जाते हैं अल्सर। और चौथा क्या है कि ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसका काम है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। भोजन पेट में क्या हो गया? भोजन पेट में आपके अम्लीय हो गया। अब देखिए, पहला पोर्शन समझ में आ गया आपको, कार्डिक वाला भाग, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन समझिएगा, ये है फंडिक वाला भाग। कौन सा? फंडिक। ये है ये फंडिक। फंडिक में ऐसे छोटे 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 कांटे होते हैं। इन कांटों का काम क्या है? छोटे छोटे यहाँ पर कांटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, महीन महीन। ये क्या करते हैं? इन्हीं कांटों में भोजन फंसा रहता है। क्या रहता है? ऐसे ऐसे फंस जाएगा भोजन। और जब भोजन फंस जाएगा ना इसी छोटे छोटे कणों में, तो भोजन कहते हैं ना पेट में, कि पेट में अभी भोजन है, 3-4 घंटे पेट में भोजन रहता है, और भोजन पेट में 3-4 घंटे रहने के पश्चात ही पचता है। तो भोजन जो है इन फंडिक के, इसे हम बोलते हैं रूजिक।
क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रूजिक वाला हिस्सा। तो इस वाले रूजिक जो छोटे छोटे कांटे हैं, इन छोटे छोटे कांटों को हम रूजिक कहते हैं, जो कि फंडिक वाले हिस्से में होते हैं। यहाँ पर जो भोजन है, यहाँ पर आपका जो भोजन आपने किया है, ये भोजन यहाँ पर कुछ समय के लिए इकट्ठा बना रहेगा। क्या बना रहेगा, इस कुछ समय के लिए यहाँ पर भोजन इकट्ठा बना रहेगा, ऐसे स्टोर रहेगा। और रूजिक जो है इन भोजन को कुछ समय के लिए अपने पेट में रोक के रखेगा। कांटा है, ऐसे कांटे में चीजें फंस जाती हैं। जैसे मान लो कभी आप लोग बेर वेर खाने गए हो, है ना, और आप लोग ने मान लो तौलिया वौलिया डाली हो गर्मी के समय में, तो देखना तौलिया जो है कांटे में फंस जाती है, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको रोक देगी। उसी प्रकार जो भोजन है, ये रूजिक जो कांटे हैं फंडिक वाले हिस्से में, यहाँ पर इसको फंसा देता है, कुछ समय के लिए रोक के रखता है। कुछ तो कुछ होगा भैया, ऐसा तो कोई चीज नहीं है दुनिया में कि जो रोक के रखे, है ना, कुछ तो रीजन होगा, रीजन समझो। ये जो तीसरा वाला जो हिस्सा है ना, ये तीसरा वाला हिस्सा, इसको ये समय देती है। अब कहोगे सर समय क्यों देती है, समय रीजन है कि आपके अमाशय में ही बनता है जठर रस। क्या बनता है दोस्तों, जठर रस बनता है। तो जो जठर रस का निर्माण हो रहा है वो कहां होता है, ये होता है पाइलोरिक वाले हिस्से में। कहां होता है, जठर रस का जो निर्माण होता है ना दोस्तों, जठर रस का निर्माण आपके कहां होता है, ये पाइलोरिक वाले हिस्से में होता है। सर ये जठर रस क्या होता है, देखिए दोस्तों, जठर रस का बहुत सिंपल सा योगदान है। ये भोजन को पाचन तंत्र में, ये जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए जठर रस का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जब ये भोजन यहाँ पर फंस गया कुछ समय के लिए, तो इसको समय मिल गया किसको, पाइलोरिक वाले हिस्से को। तो पाइलोरिक वाले हिस्से ने क्या कर दिया, जठर रस का निर्माण कर दिया। और जैसे ही भोजन यहाँ से गुजरा तो जठर रस उसमें मिला दिया, पूरा बाल्टी भर डाल दिया। समझ में आ रही चीजें, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब कोई पूछ रहा है सर जठर रस मतलब क्या होता है, अरे जठर रस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसी वाले हिस्से में पाई जाती हैं, आपके जठर ग्लैंड पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है इंग्लिश में। ये ग्रंथियां वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी अपन को पाचन तंत्र पढ़ना है। समझ में आ गया, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होंगी, है ना, एकदम धीरे धीरे आ रही होंगी कि भैया अभी सर इतना पढ़ा दिए। देखो, भोजन को सबसे पहले कहाँ रखे, मुख में रखे। मुख में जो भोजन गया, दांतों ने भोजन को कई बार चबा दिया, चबा लिया आपने भोजन को। जैसे ही भोजन को आपने चबा लिया, लार ग्रंथियों ने अपना काम कर दिया, लार मिला दिया। पहला टाइलिन मिला दिया, आपके लाइसोजाम मिला दिया, लाइसोजाम ने भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। ठीक है, अब भोजन क्या हुआ, भोजन लुगदी नुमा संरचना में बढ़ गया, ईसोफेगस ने अपना काम कर दिया। ईसोफेगस ने क्या कर दिया, भोजन को केवल सप्लाई माध्यम दिया, और भोजन यहाँ पे क्रमानुकंचन गति के माध्यम से अमाशय में पहुंच गया। फिर दोस्तों हमने अमाशय को पढ़ा, जिसे हम स्टमक कहते हैं, आम भाषा में आप इसे पेट कह लेते हैं। स्टमक के हमने 3 हिस्से बताए। पहले हिस्से का नाम है दोस्तों कार्डिक। कार्डिक में क्या होता है, यहाँ पर निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये अम्ल है तो भोजन जो आएगा ऊपर से, उस भोजन को क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा। ठीक है, भोजन को अम्लीय कर दिया। दूसरा, जब भोजन आपके कार्डिक वाले हिस्से से जस्ट नीचे गया, जस्ट नीचे वाला हिस्सा कौन सा है आपका, देखिए ये लिखा है फंडिक। फंडिक वाले हिस्से में जैसे ही भोजन आपका गया ना, यहाँ पर छोटी छोटी रूजिक थी, कांटे थे, उन कांटों ने भोजन को समय तक रोक लिया कि भैया तुम रुको। क्यों रुको, क्योंकि अगले वाला जो स्टेप उसको काम करने के लिए समय मिल जाएगा ना। किसको, पाइलोरिक को। इस पाइलोरिक ने तुरंत जठर ग्लैंड से बोला कि भैया बनाओ, जठर रस बनाओ, भोजन आ चुका है। पाइलोरिक ने जठर ग्रंथियों को आदेश दिया, और जठर ग्रंथियों ने क्या कर दिया, तुरंत आपके जठर रस का निर्माण कर लिया। और जैसे ही अब भोजन यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ जठर रस इसमें मिला दिया। दोस्तों यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होगी, समझ आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा होगा। अब मेरी बात को समझिएगा। कई बार दोस्तों अपन भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते समय जैसे हमने रोटी तोड़ा, कौर रखा, और कई बार कौर गिर जाता है। तो कौर क्या है, हम आम भाषा में उसे कौर बोलते हैं, भोजन का टुकड़ा बोलते हैं। कौर हमारे कई बार भोजन में गिर जाता है नीचे, पर याद रखिएगा इस कौर को विज्ञान में बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। मतलब ऐसा भोजन जो मुख में है आपके, जो लुगदी के रूप में है। कई बार आप खाना खाते हो ना और उल्टी उल्टी हो जाती है, तो लुगदी के रूप में निकल जाता है, कई बार लुगदी के रूप में गिरने लग जाता है। तो जो भोजन आपके मुख में है, इस मुख में गए भोजन को साइंस में क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। इस बात को याद रखिएगा, मैं लिखे देता हूं। जो भोजन आपके मुख में है, इस मुख में हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहा जाता है दोस्तों, बोलस कहा जाता है। ठीक है, जिससे कल आप इस चीज को पढ़ें तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि सर ने बताया था। क्या आपसे कल यही पूछ रहे कि बताइए बोलस क्या होता है। तो बोलस जो है आपके दोस्तों, जो आप भोजन ले रहे हैं मुख में, इस भोजन को हम बोलस कहते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों, एक बात आपको और बता देता हूं। जब आप भोजन को मुख में ले रहे थे, तो मुख में जब आपने भोजन में लिया तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं, है ना, बिल्कुल क्लियर है। जब ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसमें निकल रहे थे, तो इसमें आपने एक टाइलिन का नाम पढ़ा, टाइलिन एंजाइम।
टाइलिन जो है एंजाइम है, ये स्टार्च का पाचन कर रहा है। ये टाइलिन एंजाइम केवल स्टार्च का पाचन नहीं कर रहा है, ये भोजन को क्षारी बना देता है। मतलब जब आपका भोजन मुख में था, अर्थात यहां था, तो भोजन को ये आपके टाइलिन नामक एंजाइम ने, किसने दोस्तों? टाइलिन नामक एंजाइम ने, इस टाइलिन नामक एंजाइम ने भोजन को क्या कर दिया? क्षारी बना दिया। तो याद रखिएगा, ये भोजन कैसा बन गया? ये भोजन बन गया आपका क्षारी। समझ में आ गया? भोजन क्या हो गया? क्षारी बन गया। अब मेरी बात को समझो, अब मैं फिर एक बार रिकैप करता हूं। भोजन जब मुख में लिए, उस मुख में गए भोजन को दांतों ने चबाया। जब भोजन को दांतों ने बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, उस भोजन को हमने बोलस कहा साइंस की भाषा में। जब भोजन आपका बोलस ऊपर गया तो टाइलिन जैसे मिला, टाइलिन ने भोजन को में सबसे पहले आए जीवाणु को वहीं मार दिया, भोजन को क्षारी बना दिया। क्या कर दिया? क्षारी बना दिया। क्षारी बनने के बाद भोजन में लाइसोजाइम नामक एंजाइम मिला। लाइसोजाइम ने भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को और मारने का काम किया। भोजन ईसोफेगस से, ग्रास नली से नीचे पहुंचा। कौन सी गति हुई? क्रमानुकंचन गति हुई। क्रमानुकंचन गति के पश्चात भोजन स्टमक में पहुंचा, पेट में पहुंचा। पेट के 3 हिस्से पड़े, कार्डिक, आपका फंडिक, पाइलोरिक, 3 पढ़ा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब भोजन मुख में था तो आपने इसे बोलस कहा। क्या कहा दोस्तों? बोलस कहा। और जब यही भोजन आपके आमाशय अर्थात स्टमक में आता है तो आप इसे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। क्राइम करता है व्यक्ति, उसे हम काइम बोलेंगे, काइम। ये साइंस की भाषाएं हैं दोस्तों। जब भोजन मुख में था उसे बोलस कहा, जैसे ही भोजन पेट में आया, पेट में आ गया, भोजन क्या हो गया? अम्लीय हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने भोजन को यहां पर अम्लीय बना दिया। और जब भोजन यहां पर अम्लीय हो गया तो अम्लीय भोजन को विज्ञान में काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। 2 चीजें समझ में आ गई। पहला, मुख में भोजन था, उस मुख में लुगदी नुमा संरचना वाले भोजन को बोलस कहते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे याद करना है ना, मुख से बोलते हैं तो बोलना मतलब बोलस, टेंशन की बात नहीं है। और यहां पर भोजन क्या हो गया? काइम बन गया, है ना? क्या हो गया? भोजन का काइम हो गया। तो जो भोजन है यहां पर आपके आमाशय में, इस भोजन को हम काइम की संज्ञा देते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? अब कुछ चीजें हम आपको और भी समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब हमें आगे की तरफ चलना है। देखिए, भोजन मुख से आया, किसके माध्यम में आया? ग्रास नली में आया। कहाँ आया? ग्रास नली में, है ना? मुख में जो भोजन था उस भोजन को क्या कहा गया? उस भोजन को बोलस कहा गया। क्या कहा गया? बोलस कहा गया। मुख में उपस्थित भोजन को बोलस कहा गया। ठीक। अब दूसरी चीजें समझिए। ग्रास नली में कौन सी गति हुई? ग्रास नली में क्रमानुकंचन गति हुई। कैसी गति हुई? क्रमानुकंचन गति हुई। ठीक। जब भोजन आपके यहां से अब नीचे की तरफ आया, क्या कर दिया? यहाँ पे 3 हिस्से थे, तीनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब भोजन अमाशय में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भोजन अमाशय में पहुंचा। अमाशय में क्या मिला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। क्या मिला भोजन में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। इसके साथ साथ इस भोजन को हमने क्या कहा? काइम कहा। क्या कहा दोस्तों? यहाँ पर उपस्थित भोजन को हमने काइम कहा। अब मेरी बात को समझिए। अब भोजन दोस्तों आपके 2 हिस्सों में जाएगा। ये है आप छोटी आंत, समझने का कोशिश करिएगा। छोटी आंत, ठीक है। अब भोजन आपकी छोटी आंत में प्रवेश करने वाला है, पर अभी आप बताइए कि जब भोजन आपके कहाँ था? अमाशय में था, तो अमाशय में उपस्थित भोजन कैसा था? सर अभी आपने बताया कि अमाशय में HCl मिल गया है। HCl तो एक अम्ल है, तो यहां पर तो भोजन सर अम्लीय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पर भोजन क्या था? अम्लीय है ना? अब 2 चीजें समझिएगा दोस्तों। यहां पर स्थित है आपका लीवर। देखो लीवर ये बना हुआ है, यकृत जिसे कहते हैं, ये लीवर बना हुआ है रेड कलर का। देखो, तो लीवर ना आपका ऐसे यहां पे बना देते हैं। ये लीवर क्या करता है? इस लीवर ने एक चीज का निर्माण कर लिया, इसे हम बोलते हैं आपके पित्तरस। क्या कर दिया? पित्तरस का निर्माण कर लिया। ठीक। जब इस लीवर ने पित्तरस का निर्माण कर लिया, तो इस पित्तरस को निर्माण करने के पश्चात लीवर इतना बिजी है ना दोस्तों, अगर हमारे हार्ट के बाद, जो हमारा हार्ट है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, हार्ट धक 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 चल रहा है। अगर उसके बाद मानव शरीर का सबसे जो व्यस्ततम अंग है वो लीवर को मानते हैं। लीवर के पास इतने काम है, इतने काम है कि क्या ही बताएं, इसके पास सब काम है। तो लीवर क्या करता है? इस लीवर ने पित्तरस का निर्माण कर लिया। अब लीवर को थोड़ा पता है कि तुम भोजन 3 बजे खा रहे हो, 2 बजे खा रहे हो, 1 बजे खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो। अगर ये बैठा रहेगा तो और इसके काम बाधित हो जाएंगे ना। इसने क्या कर लिया? इसने पित्तरस का निर्माण कर लिया, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, बना लिया।
इसने बाइल जूस को बनाने के बाद इसके पास जस्ट छोटी सी ग्रंथि होती है, ये देखो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये ग्रीन कलर की छोटी सी ग्लैंड ग्रंथि, इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इसने क्या कर दिया, अपना जितना भी पित्त रस बनाया हुआ है इस पित्त रस को दे दिया किसको, यहां पर इस छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है गॉल ब्लैडर को। क्या कर दिया? गॉल ब्लैडर को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया? गॉल ब्लैडर को दे दिया। अब आप कहेंगे सर गॉल ब्लैडर को क्यों दे दिया? गॉल ब्लैडर को इसलिए दे दिया क्योंकि यकृत के पास बहुत सारे काम है। तो लीवर ने क्या कर दिया, पित्त रस को बना लिया। ठीक है, क्या कर लिया? पित्त रस को बना लिया, और पित्त रस को बनाने के पश्चात किसको दे दिया? गॉल ब्लैडर को दे दिया। यहां तक की बात सबको क्लियर है? हम्म, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? किसको दे दिया? गॉल ब्लैडर को दे दिया। जब इसने पित्त रस का बनाने के पश्चात पूरा जो है गॉल ब्लैडर को दे दिया, तो यहाँ पर पित्त रस कहाँ निर्मित हो गया? आपके गॉल ब्लैडर में पित्ताशय की थैली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय की थैली, इस पित्ताशय की थैली को दे दिया कि भैया एक काम करो, आप यहाँ पर स्टोर कर लो। किसको स्टोर कर लो? अपने पित्त रस को। तो लीवर ने बना दिया, पर लीवर बनाता है पर देता किसको है? आपके गॉल ब्लैडर को दे दिया कि भैया तुम यहाँ पर स्टोर करके रखो। तो गॉल ब्लैडर की थैली ने आपके पूरे पित्त रस को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अभी भोजन कहाँ पर है? अभी भोजन है यहाँ पर, देखो कहाँ पर भोजन है? अभी भोजन है आपके अमाशय में। ठीक है, अमाशय में बैठा हुआ है भोजन। ठीक, भोजन कहाँ पर है? अमाशय में है। अमाशय में जब भोजन था तो भोजन कैसे बन गया? भोजन बन गया अम्लीय। अब एक बात को समझना, जब भोजन यहाँ पर अम्लीय था तो यहाँ पर एक चीज और होगी भोजन में। क्या होगी? सबसे पहले आप जितनी भी चीजें खा रहे हैं उसमें से सबसे कठोर पता है क्या है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन। बहुत लेट पचेगा। अमाशय ने क्या कर दिया, देख लिया कि प्रोटीन बहुत लेट पचेगा, छोटी आंत पर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का अंतिम रूप से जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अगर मुख में प्रोटीन नहीं पचा, मुख में प्रोटीन का पाचन होगा ही नहीं। ग्रास नली तो में तो पाचन होता ही नहीं, आप लोगों को पता है। ग्रास नली केवल क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से केवल माध्यम का काम कर रही है। अमाशय को पता था कि अगर मैंने भी प्रोटीन का पाचन नहीं किया तो छोटी आंत पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और इतना प्रेशर किसी भी ग्लैंड या ग्रंथि के लिए या भाग, शरीर के पाचन तंत्र के भाग के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसने क्या कर दिया, इस अमाशय ने ही प्रोटीन को कुछ मात्रा में तोड़ने की कोशिश करी। तो इसने सबसे पहले एक एंजाइम को पटक दिया, उसका नाम है पेप्सिन। किलो भैया, ये पेप्सिन एंजाइम देखेगा, ओ माय गॉड, इस पूरे यहां पर देखेगा कि इसमें प्रोटीन कहां पर है। उसने देख लिया कि अच्छा ये प्रोटीन है, उसने पकड़ा प्रोटीन को, और सबसे पहले पेप्सिन ने क्या कर दिया, यहीं पर प्रोटीन को तोड़ना चालू करा। तो प्रोटीन का पाचन के लिए इस अमाशय ने क्या किया, इस अमाशय ने सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला, भोजन को अम्लीय बना दिया। दूसरा एक एंजाइम निकाला, उस एंजाइम का नाम पेप्सिन। पेप्सिन ने देखा कि प्रोटीन का पाचन बहुत लेट होगा, तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन किया। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, भगवान ने ना बहुत खूबसूरती से आपको बनाया है। क्यों? भगवान को पता था कि छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा एक ही चीज का सेवन करेगा, दूध ही दूध पिएगा, है ना। छोटे बच्चे को देखते होगा कि आप दूध आप उसको पिलाओ, 2 मिनट बाद वो उल्टी कर देगा, तो दही जैसे कुछ निकलता है, थक्के जैसे निकलता है। कभी आप उसको दूध पिलाइए, और दूध पिलाने के बाद जब वो उल्टी करेगा तो कभी भी दूध जैसे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा दही जैसे, थक्के बनकर निकलेगा। थक्का क्यों बन जाता है? भगवान को पता था कि छोटा सा बच्चा है, ये रोटी वोटी तो खाएगा नहीं। तो उसने क्या कर दिया, इस अमाशय को एक चीज और दे दी, एक एंजाइम और दे दिया कि जाओ तुम उस छोटे बच्चे की रक्षा करना, जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। कौन सा? रेनिन एंजाइम। ये क्या करता है समझ लो, पहले समझ लो कि इस रेनिन एंजाइम का काम क्या है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, जैसे ही छोटा बच्चा दूध पिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ छोटा बच्चा, आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर मतलब छोटे में होता है बड़े में नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल, 8 से 10 साल के बाद ये रेनिन एंजाइम धीरे धीरे हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। भगवान को पता था। इसलिए आप देखिए कि जब आप छोटे थे तो आप दूध का पाचन कर लेते थे, पर जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो आपने दूध वाली जब चाय भी पी ली तो आपको एसिडिटी बनने लग गई। केवल चाय से आपको एसिडिटी बन रही है आज, तो आप काली चाय पी रहे हैं। छोटे बच्चा दूध ही पिए जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसको गैस नहीं बन रही, उसको कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भगवान ने कितनी खूबसूरती से बनाया है। आप उसने दे रखा है उसको रेनिन एंजाइम, उसको पता था कि पहले दूध ही पिएगा, तो उसको एक ऐसी चीज दे दो जिससे इसके शरीर में दूध का पाचन हो सके। तो क्या हुआ, अमाशय ने सबसे पहले देखा कि प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन भेज दिया, और रेनिन एंजाइम क्या करेगा, ये दूध का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? दूध का पाचन करेगा। तो याद रखिएगा, ये अमाशय ने 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट की। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निकाला। दूसरा, पेप्सिन को निकाला जिसने प्रोटीन का पाचन किया। तीसरा, रेनिन एंजाइम निकाला जिसने दूध का पाचन किया। दूध, कितनी खूबसूरती भगवान ने इंसान को बनाया है। हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर की देन है। देख लीजिए आप,
इंसान ही बनाता तो गलतियां हो जाती, कुछ चीज बनाता कुछ चीज छोड़ देता, पर भगवान को पता था कि छोटा बच्चा दूध ही दूध पिएगा सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए उसने रेनिन एंजाइम दे दिया। और उसको पता था कि त्राहिमाम हो जाएगा, इसलिए बड़े में होने के बाद 8 से 10 साल के बाद ये ग्रंथि को धीरे धीरे एंजाइम को कम कर दिया। तो अब ये रेनिन एंजाइम जो है अब हमारी बॉडी से 8 से 10 साल के बाद नहीं निकलता। समझ में आ गया? एक बात और याद रखिएगा, ये रेनिन एंजाइम क्या है ना, जो दूध है इस दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है। आपको कहोगे सर लैक्टोबैसिलस, गलत है। लैक्टोबैसिलस नहीं, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोलते हैं केसीन। मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा, अभी ज्यादा यहाँ डिटेल से बता दूंगा तो आप घबरा जाओगे। जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को, कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है। किसमें? कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है, जिससे कि इस दूध का भी हमारे शरीर में पाचन हो जाए। इसीलिए जब छोटा बच्चा उल्टी करता है तो उल्टी में निकलता है कैल्शियम पैराकेसिनेट, वो दूध कभी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि रेनिन ने सबसे पहले केसिन को ही तोड़ दिया, यहाँ पर अमाशय ने क्या कर दिया, तुरंत तोड़ दिया। समझ में आ गई चीजें आप लोगों को? क्रिस्टल चीजें क्लियर है? अमाशय में टेंशन की बिल्कुल बात नहीं, अमाशय पहला काम कर रहा है, HCl को निकाला, हानिकारक जीवाणु को HCl मारेगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा। क्लियर? दूसरा पेप्सिन को निकालेगा, पेप्सिन पास से प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन हो गया। दूसरा है रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम ने क्या कर दिया, दूध का पाचन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलिए दोस्तों, एक बात और भी याद रखिएगा आप यहाँ पर कि जो आपका दूध है, ये दूध को किस में तोड़ देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ दिया। केसिन जो प्रोटीन थी, इस केसिन प्रोटीन का यहाँ पर पाचन हो गया। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब भोजन की और भी प्रक्रिया होंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास जगह कम है यहाँ पर। चलिए, तो अब अमाशय का पूरा काम क्लियर। अब अमाशय का भैया यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अमाशय ने अपना काम कर दिया, भोजन को अम्लीय बना दिया, प्रोटीन का पाचन के लिए पेप्सिन निकाल दिया, दूध के पाचन के लिए रेनिन निकाल दिया। अब भोजन को जाना है छोटी आंत में। पर जैसे ही भोजन छोटी आंत में एंटर करेगा, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपको सही रूप से काम नहीं करने देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, या अधिकांश लोगों को देखिएगा कि अगर उनके पिताजी आगे वाले कमरे में बैठे हैं तो जो लड़का होगा पीछे वाले कमरे में, सेकंड नंबर कमरे में बैठा रहेगा। उसकी क्या डिमांड होगी, अपनी मम्मी से बोलेगा जब पापा जी आगे वाले कमरे से जाएंगे तभी हम आगे वाले कमरे में आएंगे, है ना? रहता है ना, जिसके पिताजी बहुत कूटते हैं लड़कों को। हाँ, वही वाली स्थिति है। यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसा ही है। कैसे? समझो, जब पाचन यहाँ भोजन पहुंच गया था अमाशय में, इस अमाशय में भोजन जब पहुंचा उसे कायम कहा गया। अमाशय ने अपनी पूरी प्रक्रिया कर दी, भोजन को अम्लीय बना दिया, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे कुछ मात्रा में किया, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ मात्रा में किया। रेनिन ने दूध का पाचन करने के लिए केसिन को आपके कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ दिया। अब स्थिति क्या होगी, अभी यहाँ पे भोजन क्या है, यहाँ पर भोजन है अम्लीय। अभी पढ़े आप, कैसा भोजन है? भोजन है अम्लीय। अब ये भोजन को आना है छोटी आंत में। ये क्या है दोस्तों? स्मॉल आइंस्टाइन है, छोटी आंत है। ठीक है, अब भोजन को छोटी आंत में आना है तो दो चीजें हमेशा याद रखेंगी। देखो क्या, यहां पर आपके यहीं से जुड़ा रहता है, आपकी ऐसे ग्लैंड जुड़ी रहती है, ऐसी जुड़ी रहती है। देखो मैं जुड़ा बताता हूँ, यहाँ पे छोटी सी जुड़ी रहती है ग्लैंड। देखो जुड़ी है ये ऑरेंज कलर की, ये देखिए जुड़ रही है, ये दिख रही होगी आपको। ये छोटी सी ग्लैंड जुड़ी हुई है, दिख रही है आपको? ये छोटी सी ग्लैंड जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई है? छोटी आंत से जुड़ी हुई है। इसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। ठीक है, अब बात को समझिएगा। यकृत ने क्या किया था यहाँ पर, जब भोजन यहाँ पर था तो यकृत ने आपके पित्तरस का निर्माण कर लिया। इस पित्तरस का निर्माण करने के पश्चात इस पित्तरस को दे दिया पित्ताशय की थैली को कि भैया मैंने अपना काम कर दिया है, भोजन तुम 3 बजे करो, 2 बजे करो, 1 बजे करो, जब भी भोजन गुजरे तुम उसमें मिला देना। किसको? पित्तरस को। ये काम किसके पास था? आपके गॉल ब्लैडर को दे दिया, पित्ताशय को दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पेनक्रियाज है ना, ये अग्नाशय छोटा बच्चा है जो अपने ये बोल रहा है कि जब पिताजी दूसरे पहले वाले कमरे से घर से बाहर जाएंगे तभी मैं पहले वाले कमरे में आऊंगा, नहीं तो पिताजी पीटेंगे हमको, है ना? ये अग्नाशय क्या कहता है? अग्नाशय कहता है एक बात, अग्नाशय कहता है किससे? छोटी आंत से, कि ये भोजन जो अभी अम्लीय है
ये जब क्षारी होगा तभी मैं अपने एंजाइमों को छोड़ूंगा। बड़ी दिक्कत की बात है यार। यहां भोजन अम्लीय है, ये छोटी आंत कह रही है, किससे कह रही है? ये जो आपका अग्नाशय है, ये अग्नाशय छोटी आंत से कह रहा है कि मैं अपने एंजाइमों को, जो मेरे पास एंजाइम है, मैं अपने एंजाइमों को तभी छोड़ूंगा जब भोजन क्षारी हो। क्या हो? भोजन क्षारी हो। अब बड़ी समस्या है, अमाशय में भोजन अम्लीय है और ये पेनक्रियाज छोटी आंत से डिमांड रख रहा है कि हम डिमांड में रखेंगे तभी, जब दुल्हनिया सुंदर होगी तभी शादी करेंगे। अब ये अग्नाशय बोल रहा है छोटी आंत से कि मैं अपने एंजाइमों को तभी छोड़ूंगा। और देखिए, किसी भी व्यक्ति की बात को तभी माना जाता है जब उसमें कुछ क्वालिटी होती है। अग्नाशय के पास ऐसे ऐसे एंजाइम है कि जब तक ये एंजाइम को मिलाएगा नहीं तब तक पाचन होगा नहीं पूरी रूप से कंप्लीट। तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी ना। अब जब हमको इसकी बात माननी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस छोटी आंत ने अपने लीवर चच्चा से कहा कि यार कुछ तुम हमारी मदद करो, तुम पड़ोसी हो। लीवर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं पित्तरस को बनाए देता हूं, पर मेरे पास इतना काम है नहीं, तो मैं पित्तरस का निर्माण कर दूंगा। और इस पित्तरस को दे दिया उसने किससे? किसको? पित्ताशय की थैली को। किसको दे दिया? पित्ताशय की थैली को। इस पित्ताशय की थैली में पित्तरस बन गया। अब भोजन को समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। जब यहां से भोजन नीचे की तरफ आएगा, जब भोजन आपका यहां से नीचे की तरफ आएगा, कहां से? अमाशय से नीचे की तरफ छोटी आंत में एंटर करेगा। जैसे एंटर करेगा तो ये आपका पित्ताशय, उसको पता चल गया कि भोजन आने वाला है। और अभी भोजन अम्लीय है क्योंकि अमाशय से भोजन आ रहा है, छोटी आंत में जा रहा है। पर छोटी आंत ने बोल रखा है कि भोजन को यहाँ पे क्षारी बनाना है। क्या बनाना है? क्षारी बनाना है। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज ने बोला है कि जब भोजन क्षारी होगा तभी मैं अपने पूर्ण पाचक रस को छोड़ूंगा, नहीं तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तुम पचा लो भोजन को। तो यहाँ पर एक बड़ी डिमांड हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या है? एक हार्मोन्स है, एक हार्मोन्स बैठा रहेगा ऐसे। हार्मोन्स का काम क्या है? ऐसे बैठे रहना, देखते रहना कि अच्छा, जैसे गांव मोहल्ले में नहीं रहते, गांव में बैठे रहते हैं चाचा जी, पुराने बुजुर्ग, जो देखते रहते हैं किसके घर में कौन आया है, कौन मेहमान आया है, कब जा रही हो, बहुरिया के लड़का है कि नहीं है, उनको पूरे गांव की इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसे यहाँ पर एक हार्मोन्स बैठा है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन्स? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन ऐसे ऐसे बैठे बैठे देख रहा है कि ओ माय गॉड, अच्छा, कोलेसिस्टोकाइनिन को पता चल गया कि भोजन अब आने वाला है। कहाँ आने वाला है? नीचे छोटी आंत में आने वाला है। उसने तुरंत किसको बोला? उसने गॉल ब्लैडर को फोन लगाया है। गॉल ब्लैडर भैया, बोले हाँ बताओ क्या हो गया? बोले भोजन आ रहा है। बोले आ रहा है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर ने क्या किया? तुरंत यहां से आपको पित्त रस छोड़ना चालू कर दिया। गॉल ब्लैडर ने अपना रस छोड़ना चालू कर दिया। इस रस का निर्माण किसने किया था? इस रस का निर्माण किया था लीवर ने। पर लीवर इतना बिजी है कि उसने किसको दे दिया? पित्ताशय की थैली को दे दिया, गॉल ब्लैडर को दे दिया कि भैया तुम मिलाते रहना। तो जैसे ही भोजन यहां से आया, यहां पर भोजन को मिला दिया। कैसे हो गया? अब जो भोजन ऊपर से अम्लीय आ रहा था, पित्तरस के मिलने के कारण, ये पित्तरस यहाँ पे जब मिला भोजन में, इस भोजन से मिल गया नीचे की तरफ, तो भोजन कैसा हो गया? क्षारी हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? भोजन क्षारी हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंत में भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारी होता है? क्षारी होता है। और फोन लगाने वाला कौन था? ये फोन लगाने वाला था कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स है। याद रखिएगा, ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स ने क्या कर दिया? बता दिया कि भोजन अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? छोटी आंत में आ रहा है। समझ में आ गया? तो कोलेसिस्टोकाइनिन ने फोन लगा के बता दिया किसको? गॉल ब्लैडर को, कि भैया आप छोड़ो। तो गॉल ब्लैडर ने अपना पूरा पित्त रस छोड़ दिया। भोजन कैसा हो गया? भोजन हो गया क्षारी। अब बात को समझना। अब जो भोजन है आपका, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। जो आपका अग्नाशय है, क्या है? अग्नाशय। ये इस अग्नाशय को अभी भी कोई डाउट होगा कि मेरे साथ ना, मेरे को बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, हो सकता है मेरे साथ कोई फिरकी ले रहा हो। तो ये अग्नाशय क्या करेगा ना, देखो भाई, अग्नाशय के पास क्या है? वैल्यू है, तो इसकी हमको थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा। ये अग्नाशय सोचेगा कि हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, और अगर मजाक कर रहा है तो हमको इसको समझना पड़ेगा, हमको पहले जानना पड़ेगा कि चीजें में क्लियरिटी है कि नहीं है। तो अग्नाशय क्या करेगा ना, अग्नाशय अपने आप को चेक करने के लिए अपने एक हार्मोन्स को छोड़ेगा कि जाओ देख कर आओ, सेनापति बाहुबली तुम देख कर आओ कि सच में वहां जो कोलेसिस्टोकाइनिन ने कहा है, जो पित्तरस ने कहा है, वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। गॉल ब्लैडर ने कहा बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले अग्नाशय एक अपना हार्मोन छोड़ेगा जिसका नाम है सेक्रेटरीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? सेक्रेटरीन हार्मोन्स। ये सेक्रेटरीन हार्मोन्स क्या करेगा? ये सेक्रेटरीन हार्मोन्स जाएगा, भोजन को देखेगा कि अच्छा भोजन अम्लीय है कि क्षारी है। जब इसको ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भैया, भोजन इस समय पूरी तरह से क्षारी हो चुका है। क्या हो चुका है? भोजन पूर्ण रूप से क्षारी हो चुका है। तो ये किसको बोलेगा? बोलेगा किसको? अग्नाशय को, कि भैया अग्नाशय भैया छोड़ दीजिए अब, है ना, क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। तो अग्नाशय अपना पूर्ण पाचक रस यहां पर छोड़ देंगे। किससे? यहां पर।
किससे छोड़ देंगे? अग्नाशय अर्थात पेनक्रियाज जो है अपना पूर्ण पाचक रस जो बनाया है उन्होंने वो अपना छोड़ देंगे। किसमें छोड़ देंगे? भोजन में। तो देखिए अब आप समझिएगा, छोटी आंत जो एक ऐसा पॉइंट है, ये छोटी आंत एक ऐसा पॉइंट है जहां पर भोजन अमाशय से नीचे की तरफ आ रहा है, जो अम्ली था। इस अम्ली भोजन में पित्त रस को मिलाना था। ये इंफॉर्मेशन दी कोलेसिस्टोकाइनिन ने कि भोजन ऊपर से आ रहा है। किसको दे दिया? गॉल ब्लैडर को इंफॉर्मेशन दिया कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स ने। इस हार्मोन्स ने पित्त रस को बताया कि आप इसमें मिला दो। जैसे ही पित्त रस मिल गया, पित्त रस ने अपना काम कर दिया, भोजन को बना दिया क्षारी। पर अग्नाशय को इस बात का डाउट था कि ये बात हकीकत में है कि नहीं है, तो अग्नाशय ने सेक्रेटरीन हार्मोन्स को छोड़ा। किसको छोड़ा? सेक्रेटरीन हार्मोन्स को छोड़ा। और इस सेक्रेटरीन हार्मोन्स को छोड़ने के पश्चात उसने इस बात को कंफर्म किया ये जो बोल रहा है सही है कि नहीं है। तो इस सेक्रेटरीन हार्मोन्स ने अग्नाशय के द्वारा दिए निर्देशों का पालन करते हुए चेक किया कि भोजन सच में क्षारी हो गया है कि नहीं हुआ। तो भोजन अब छोटी आंत में क्षारी हो गया है। दो लोगों ने, दो हार्मोन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहली भूमिका निभाई कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स ने। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स ने किसको आदेश दिया? गॉल ब्लैडर को। क्या कहा? कि भोजन को आप इसमें पित्त रस को मिला दीजिए। उसने पित्त रस को मिला दिया, इसने गॉल ब्लैडर ने। जैसे पित्त रस मिला, भोजन हो गया क्षारी। अब दूसरा सबसे बड़ा काम यहाँ पे किया अग्नाशय ने। अग्नाशय ने एक हार्मोन छोड़ा जिसका नाम है सेक्रेटरीन हार्मोन। सेक्रेटरीन हार्मोन्स को छोड़ने के पश्चात ये सेक्रेटरीन हार्मोन्स जब गया, उससे मिला, उसने देखा कि भोजन सच में क्या हो चुका है? क्षारी हो चुका है। अब क्या करेगा ये अग्नाशय अर्थात ये पेनक्रियाज है ना, इसके पास इतनी इंफॉर्मेशन चीजें हैं कि ये अब इस संपूर्ण पाचन में अपने विभिन्न प्रकार के क्या छोड़ेगा? आपके एंजाइम छोड़ेगा। तो हमको अब पढ़ना है पेनक्रियाज। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मतलब देखिए आपको ना बिल्कुल समझना है कि भोजन अमाशय से कहां पहुंच रहा है? छोटी आंत में पहुंच रहा है। छोटी आंत में पहुंचने के पश्चात लीवर ने क्या कर दिया? पित्त रस को बना दिया। पित्त रस के पास, लीवर के पास इतना काम नहीं था कि पित्त रस को देखे, उसने पित्ताशय की थैली को दे दिया कि भैया तुम काम संभालते रहना। पित्ताशय को दिशा निर्देश देने का काम किया कोलेसिस्टोकाइनिन ने। कोलेसिस्टोकाइनिन ने हाथ बता दिया कि भैया एक काम करो, मिला दो तुम इसमें पाचक रस पूरा तरीके से मिल गया। और जो आपका ये है पित्त रस है, पूरी तरह से जब मिला तो मिलने के पश्चात भोजन हो गया क्षारी। अब अग्नाशय ने भी क्या कर दिया? अग्नाशय भी पूर्ण रूप से यहाँ पर अपने रस मिला दिए। इस प्रकार अब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। तो अब हमें पढ़ना है कि जो ये पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज का क्या योगदान है? इस पेनक्रियाज का क्या योगदान है? चलिए बताइए जल्दी से। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय करता है कि लीवर करता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय करता है कि लीवर करता है? जल्दी बताइए। पित्त रस का निर्माण कौन करता है दोस्तों? पित्त रस का निर्माण लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। देखो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, लीवर हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, लीवर जो है हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है ना, जो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का नहीं बन रहा, एक थक्का बनता है जब हम हमारे मान लो शरीर में कोई चाकू वाकू लग गई, ब्लड बाहर निकलने लग गया, तो जो ब्लड बाहर निकल रहा है इसको जमने से रोकने के लिए विटामिन के का निर्माण होता है हमारे मानव शरीर में। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जब ब्लड हमारे मानव शरीर से बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे किसी ने मान लो यहाँ पे चाकू मार दी मेरे, यहाँ से जो ब्लड बाहर निकलेगा कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, थ्रोम्बिन बन जाएगा, वो विटामिन के का काम है। एक हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, और मानव शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा? ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा निरंतर बहता रहता है। वो काम करता है लीवर। लीवर हिपैरिन का निर्माण करता है। मैं आगे चलकर सब चीज पढ़ाऊंगा लीवर वगैरह में आपको, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, पर एक बार इंफॉर्मेशन के रूप में जान लीजिए। दूसरा, लीवर मानव शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसको आप अगर आधा भी काट दोगे ना, तो ये कुछ समय के बाद वापस से अपने आप को बना लेगा, अर्थात इसके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब अपने आप को जनरेट कर लेगा, वापस से बना लेगा, इसको डिजाइन कर लेगा। मतलब जैसे मान लो लीवर इतना बड़ा है, कितना है? इतना आपको लीवर दिख रहा है, ये लीवर है, इसको इतना भाग काट दीजिए, ये लीवर ऑटोमेटिक अपना आधा भाग और बना देगा। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को लीवर दान किया है। क्यों? क्योंकि लीवर जो है वो अपने आप को फिर से बना लेगा, अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। और इसी लीवर में हिपैरिन पाया जाता है जो मानव शरीर में कहीं भी रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। समझ में आई चीजें दोस्तों? चलिए अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब हमें पढ़ना है पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए पेनक्रियाज ने कौन सा हार्मोन्स निकाला था? सेक्रेटरीन हार्मोन्स निकाला। ये सेक्रेटरीन हार्मोन्स क्या क्या चेक करने गया कि भोजन क्या हो चुका है? अम्ली की क्षारी, क्षारी हो चुका है ना। और क्षारी
बनाने का काम किसने किया? क्षारी बनाने का काम किया गॉल ब्लैडर ने। गॉल ब्लैडर ने क्या मिला दिया? पित्तरस मिला दिया। पित्तरस कहां बना? पित्तरस बना यकृत में जाकर। और ये दिशा निर्देश देने का काम किसने किया? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स ने। किसने? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स ने। बार बार बोलोगे, बार बार चीजें बैठ जाएंगी। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स यहां से भाग ले रहा है, और आपका जो अग्नाशय है, अग्नाशय सेक्रेटिन हार्मोन्स यहां से आ रहा है। अब देखिए, जो ये आपका अग्नाशय है, इस अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के क्या निकल रहे हैं? इस अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के आपके एंजाइम निकलते हैं। क्या निकल रहे हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकल रहे हैं। तो समझिएगा, जो आपकी छोटी आंत है, इस छोटी आंत में जो एंजाइम मिलने वाले हैं वो यहां से मिलेंगे। देखिए, अग्नाशय है, इस अग्नाशय ने क्या करा? इस अग्नाशय जो भी एंजाइम निकालता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारे भोजन को कहीं ना कहीं पचाने का काम यहीं पर कर देंगे। इसलिए इन एंजाइमों को हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं मैं अभी बताऊंगा। ये इतने सारे एंजाइमों को निकाल देगा पेनक्रियाज कि छोटी आंत में भोजन ऑलमोस्ट जल्दी पचने की चालू कर ले। इतने सारे एंजाइम कौन निकालेगा? आपके अग्नाशय निकाल देगा। याद रखिएगा, अग्नाशय इतने सारे एंजाइम निकालेगा। इसलिए अग्नाशय जो एक ग्लैंड है, वैसे क्या है? ग्रंथि है। ग्रंथि भी ये 3 प्रकार की होती है। मैं आपके आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। पर अभी इतनी जानकारी याद रख लीजिए कि जो पेनक्रियाज है, जिसे अग्नाशय बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। देखो, मिश्रित का तात्पर्य क्या होता है कि ये एंजाइम भी निकालेगी, ये हार्मोन्स भी निकालेगी, उसे मिश्रित कहते हैं। इसीलिए अभी अगर आपको याद होगा, मैंने भी बताया सेक्रेटरीन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी तो निकाल रही है ना। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स भी निकाल रही है, तो सेक्रेटरीन हार्मोन्स निकाल रही है और एंजाइम भी निकाल रही है। ये दोनों कैरेक्टर एक साथ करती है। सेक्रेटरीन हार्मोन्स निकाल रही है और एंजाइम निकाल रही है। तो सेक्रेटरीन हार्मोन्स का काम है जाकर भोजन में चेक करना कि भोजन क्या हो गया है? क्षारी हो गया है। इसीलिए इस अग्नाशय को हम क्या कहते हैं? आपके मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथि में आपको पढ़ाऊंगा जो ग्रंथि वाले टॉपिक में, इसलिए भी यहाँ पे ग्रंथि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। देखिए, ये अग्नाशय जो है कौन कौन से एंजाइम निकालता है, उन एंजाइमों के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद रखना है, TAL। कौन सा है? TAL। टी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहले इसमें एंजाइम निकलता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। कौन सा है दोस्तों? ट्रिप्सिन। तो जो सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे निकलता है, इसे हम बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है। दूसरे दो अगर एंजाइम की बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है। और तीसरे एंजाइम की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, तीसरे एंजाइम का नाम है लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। याद रखेंगे कौन से 3 प्रकार के निकलते हैं। पहले का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरे का नाम है लाइपेज। ठीक है। तो याद रखिएगा कोड क्या है इसका? टी है, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज। तो मैंने इसको कोड में बताया है TAL। कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत सारे निकल चुके हैं। आपका दिमाग इतने सारे आपको याद रखना है। लाल ग्रंथि में भी आपको याद रखना है। अभी आपने पेट में याद किया था, अमाशय में याद किया था। अमाशय में 2 निकले थे, पेप्सिन निकला था, रेनिन निकला था। पेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया था, रेनिन ने दूध का पाचन किया था। और यहाँ पर 3 निकल रहे हैं, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। याद रहेंगे। देखिए, ट्रिप्सिन की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। तो जो ये अग्नाशय है, इस अग्नाशय ने जो ट्रिप्सिन निकाला है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। बताऊं आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। जिसमें सिन लगा हो, पेप्सिन। पेप्सिन अभी पढ़े ना, पेप्सिन कहां से निकला था? पेप्सिन अमाशय से निकला था। पेप्सिन ने क्या प्रोटीन का पाचन किया। यहां लिखा ट्रिप्सिन, ये भी क्या करेगा? प्रोटीन। मतलब जिसमें सिन लगा हो ना, तो आपको दिमाग में बैठा लेना, वो प्रोटीन का पाचन ही करेगा। और प्रोटीन इतना जटिल है ना कि हमारा शरीर इसको पचा पचा के थक जाएगा। देखो, यहां पहले अमाशय ने पचाया, पेप्सिन के माध्यम से नहीं पचा, कुछ मात्रा में बचा, फिर गया कहां? छोटी आंत में। छोटी आंत में गया तो अमाशय ने अपना फिर एक एंजाइम भेजा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का पाचन किया। मतलब प्रोटीन इतना जटिल है कि पचेगा ही नहीं, ये अंततः छोटी आंत बचेगा। फिर छोटी आंत अपना एक और 2-3 एंजाइम निकालेगा कि भैया तू पच जा भाई, है ना। तो पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन कर दिया। समझ में आया? याद रखिएगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में टूटेगा। एग्जाम में क्या गलती कर देते हो? प्रोटीन किस में टूटता है? ग्लूकोज में, वसा में, फैट में। प्रोटीन हमेशा टूटता है एमिनो एसिड में। लिख लेना कहीं कॉपी में बना के कि प्रोटीन हमेशा किस में टूटता है? प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड में टूटता है। किसमें? एमिनो अम्ल में।
एमिनो एसिड में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक, ये बात, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा दूसरा दोस्तों है एमाइलेज। एमाइलेज की बात कर लेते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। किसको? स्टार्च। इस स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। किस में काम करता है? ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा एमिनो अम्ल में, एमाइलेज ने स्टार्च को ग्लूकोज में, एमाइलेज ने स्टार्च को ग्लूकोज में। और दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम है, अब याद रखिएगा, आप लोग चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, आप लोग घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, जितनी भी फैटी चीजें हैं जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं वसा का निर्माण कर रही हैं, जितनी भी फैटी चीजें हैं, जो फैट आपके शरीर में बन रहा है ना, तो इसको पचाने के लिए एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जो है आपकी वसा को तोड़ता है। किसको तोड़ता है दोस्तों? वसा को तोड़ता है। और ये किसमें? वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसमें? ये वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसमें? ग्लिसरॉल में। और बाद में यही दोस्तों ग्लिसरॉल आपके ग्लूकोज में टूटेगी। किसमें? बाद में छोटी आंत में ये ग्लिसरॉल पहुंचेगा, तो ग्लिसरॉल को फिर ग्लूकोज में टूटेगी। तीन चीजें, तीन आपको याद रखना है। TAL, ट्रिप्सिन, जहां पर सिन लगा हो, प्रोटीन का पाचन होगा। जैसे अभी आपने पेप्सिन पढ़ा था अमाशय में, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा। एमाइलेज ने क्या कर दिया? एमाइलेज ने ग्लूकोज को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज को, सॉरी, स्टार्च को किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया। जो स्टार्च है उस स्टार्च का पाचन ग्लूकोज में ही होगा। लाइपेज जो है, जितनी भी आप चीजें फैटी चीजें खा रहे हैं उसका पाचन होगा। तो लाइपेज ने क्या कर दिया? लाइपेज ने आपके इस वसा को किस में तोड़ दिया? आपके ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। और बाद में ग्लिसरॉल भी ना आपके ग्लूकोज में टूटेगा। ये अंततः जाकर बाद में ग्लूकोज में टूट जाएगा। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोल देता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल का तात्पर्य क्या है? आप जितनी भी फैटी चीज़ें खाएंगे ना, जितनी भी फैटी चीज़ें खाएंगे, वो ग्लिसरॉल के रूप में आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होती रहेंगी। और इतनी ज़्यादा कई बार जमा हो जाएंगी कि आपका ब्लड ही नहीं प्रभावित हो पाएगा और आप लोग को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर बाईपास सर्जरी करते हो, वही कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में कई बार जमा हो जाता है, जहाँ से हार्ट की धमनियाँ सीधा गुजरती हैं। तो आगे पढ़ाएंगे। तो ये लाइपेज वाला जो हिस्सा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाइपेज जो है वसा, मतलब जितनी भी फैटी चीजें इस दुनिया में, जो चीजें आप खा रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। और एक बात याद रखिएगा, ये वसा ही आपके शरीर में चमक पैदा करती है। चमक, चमक मतलब स्किन जो आपकी बिल्कुल शाइनिंग मारती है ना, किसके कारण? वसा के कारण। इसीलिए अधिकांश जो लोग मांसाहारी होते हैं वो मांस का सेवन इसीलिए करते हैं। क्यों? उससे उनको तो चीजें, एनर्जी मिल ही रही है, प्रोटीन वोटीन तो मिल ही रही है, इसके साथ वसा मिलना अत्यधिक मात्रा में। इस बात को याद रखिएगा। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो मोटा व्यक्ति होता है और मोटा होता जाता है। क्यों? उसकी बॉडी में वसा इकट्ठा होती जाती है, वसा। और देखिएगा, अगर आप मोटे हैं तो आपकी बॉडी क्या है? शाइनिंग करती है। और रनिंग करना चालू कर दीजिए ना, तो आपकी बॉडी में ना झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आपकी बॉडी से जो शाइनिंग खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको जो वसा है ना धीरे धीरे कम होगा। तो ये वसा जो है हमारी बॉडी में, अभी आगे चलकर हम पढ़ाएंगे आपको कि वसा आपकी बॉडी में शाइनिंग का भी काम करती है, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों? मोटा व्यक्ति गिर जाएगा ना तो उसको लगेगा कम, और दुबला व्यक्ति गिर गया, पता चला हड्डी टूट गई। तो वसा जो है हमारी बॉडी में इन शरीर के ऊतकों में जमा होकर हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है। मोटे व्यक्ति को ठंडी कम लगती है। देखना, ठंड का समय चल रहा है, ठंडी कम लग रही है। क्यों? क्योंकि वसा जो है ना उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान कर रही है। और पतले व्यक्ति को ठोठो ठोठो ठंडी लगेगी, वो कपड़ा पहनते रहेगा 4-5 ठो। तो पतले व्यक्ति में वसा कम है और मोटे व्यक्ति में वसा ज़्यादा है। वसा हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी वातावरण से शाइनिंग प्रदान कर रही है, और हमारे शरीर में चमक या सुंदरता में बहुत बड़ा योगदान किसका है? शाइनिंग करने का, त्वचा ग्लो मार रही है वसा का। तो दोस्तों आई थिंक जो मैंने आज आपको पढ़ाया, यहाँ तक की बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी। एक बार इस वीडियो को वापस से सुनिएगा, जो भी चीज़ें आपको नहीं आई होंगी वापस से सुनेंगे। जितनी बार सुनेंगे उतना मजा आएगा। और दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम हमेशा सीखने और सिखाने पर प्रयास करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप दूसरे दिन आइए, बेशक पूछिए, कभी बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि एक बार पढ़ा दिए नहीं पढ़ाएंगे। हमारा काम है आपको ना बेहतर शिक्षा देना। और मानव के रूप में कई बार हमसे त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो आप हमें बता दिया करिए कि सर आपने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कुछ मिसप्रिंट हो गया हमसे, या बोलने में हम कुछ चीज़ ना बता पाए हो। तो आपका भी काम है, जब हम आप और हम आपस में मिलकर ना पढ़ेंगे ना, तो यकीनन मानेंगे एक इतिहास रचेंगे। और इतिहास वही रखता है ना जिसके अंदर कुछ सीखने और सिखाने की क्षमता होती है। हम आपको सिखाने आए हैं और आप सीखने आए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको आज पाचन समझ में आया होगा। हमने मुख से चालू किया, हमने लार ग्रंथियाँ पढ़ा। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती हैं, 6 होती हैं टोटल। भोजन मुख में गया, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। प्रीमोलर में जो तीसरा वाला हिस्सा है विजडम टीथ बाद में निकलता है। भोजन मुख से बाद ग्रास नली में गया,
क्रमानुकंचन करती हुई भोजन पहुंचा अमाशय में। अमाशय के 3 हिस्से बताए, कार्डिक बताया, फंडिक बताया, पाइलोरिक बताया। फंडिक में आपके रुजिक होता है, कार्डिक से HCl निकला, भोजन को क्या बना दिया, अम्लीय बना दिया, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया। ज्यादा हो गया तो एसिडिटी हो गई, और ज्यादा हो गया तो अल्सर हो गया, छाले पड़ जाएंगे पेट में, है ना। भोजन आपके पाइलोरिक में गया, पाइलोरिक ने क्या किया, जठर रस यहाँ पर मिल गया, भोजन पूरी तरह से अम्लीय हो गया। पर भोजन जैसे ही छोटी आंत में आया, अग्नाशय ने एक बात बोल दी, हमें भोजन क्षारी चाहिए, हम तभी अपना रस छोड़ेंगे जब भोजन क्षारी होगा। बड़ी दिक्कत हो गई। यकृत को इन्फॉर्मेशन दी गई, यकृत ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पित्तरस का निर्माण करूंगा। यकृत ने पित्तरस का निर्माण करके गॉल ब्लैडर को दे दिया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर कर लिया। अब गॉल ब्लैडर कई बार क्या सो गया मान लो, तो कोलेसिस्टोकाइनिन उसके घर के बाहर आएगा, बोलेगा बेटा बेटा सुनो, भोजन आने वाला है, छोड़ो तुम इसमें क्या, आपके पित्तरस। तो जैसे ही कोलेसिस्टोकाइनिन ने दिशा निर्देश दिया किसको, पित्ताशय को, पित्त की थैली गॉल ब्लैडर को दिया कि तुम पित्तरस छोड़ो, तो यहां से पित्तरस इसमें क्या है, धीरे धीरे मिलता गया, भोजन क्या हो गया, क्षारी हो गया। पर अग्नाशय को लगा कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। अग्नाशय ने एक चीज को छोड़ी जिसका नाम है सेक्रेटरीन हार्मोन्स। सेक्रेटरीन हार्मोन्स को छोड़ दिया। सेक्रेटरीन हार्मोन्स गया, ये जाकर चेक किया कि भोजन वास्तव में क्षारी है कि नहीं है, चेक कर लिया, भोजन क्षारी था। तो इसीलिए जो अग्नाशय है वो एक हार्मोन्स भी छोड़ रहा है। इसलिए अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथ है, क्योंकि मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं वो दोनों चीज करती हैं, हार्मोन्स को भी छोड़ती हैं, एंजाइम को छोड़ती हैं। तो सेक्रेटरीन हार्मोन्स अग्नाशय ने छोड़ दिया, अब वो छोड़ेगा क्या, एंजाइम। कौन कौन से, 3 एंजाइम। पहले का नाम है ट्रिप्सिन। जो भी ट्रिप्सिन एंजाइम है ये किस क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करेगा, आपका स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करेगा। और लाइपेज की बात करते हैं तो ये ग्लूकोज को आपके वसा अर्थात फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अग्नाशय ने भी 2 आपके एंजाइम छोड़े थे, एक का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम रेनिन। पेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया, रेनिन ने दूध का पाचन किया। रेनिन जो है 6 से 7-8 साल तक के बच्चों में रहती है, धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे दूध का पाचन ज्यादा करते हैं तो रेनिन ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम, दूध में ये रेनिन जो आपके एंजाइम है कम हो जाएगा, इसलिए बड़े वयस्क अवस्था में दूध बहुत लेट से पचता है। छोटे बच्चों में जो दूध है वो जो में उसमें प्रोटीन पाई जाती है केसिन, केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में तोड़ देता है और इस प्रकार दूध का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर है। छोटी आंत में पाचन किस प्रकार होता है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम केवल डाइजेशन सिस्टम पढ़ नहीं रहे, डाइजेशन सिस्टम जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरे MCQs कराएंगे, चाहे वो SSC में आए हो, चाहे बिहार BCS में आए हो, चाहे MPPSC में आए हो, चाहे पटवारी में आए हो, चाहे कांस्टेबल में आए हो। क्योंकि देखिए MPPSC का केवल ये नहीं उद्देश्य होना चाहिए कि हम केवल एक ही सेक्टर के क्वेश्चन लगा के खुश हो जाएं। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना है, और हम जितने वेरिएशन वाले क्वेश्चन लगाएंगे ना, जितने विविधताओं से क्वेश्चन लगाएंगे ना, उतना हमें मजा आएगा काम करने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। रही बात इंग्लिश और हिंदी की, PDF आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी टर्म है वो आप PDF में देख लेंगे तो लिखा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं PDF में, आपको PDF दे दी जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ने में बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ है, अग्नाशय 3 हार्मोन छोड़ता है। हार्मोन्स जो हार्मोन्स वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ये 3 एंजाइम लिखे हैं, तो सब चीज़ें बाकायदे व्यवस्थित कर दी गई हैं। केवल आपको लिखना है, निकाल कर पढ़ लेना है और चीज़ों को समझ लेना है। समझ लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा मटेरियल आपको उपलब्ध करा दी जाएगा। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।